अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ जमील सुखेरा और कुछ ही देर में हिना न्याजी में ज्वाइन करेंगी। शो का आगाज करते हैं नाजरीन, और सबसे पहले अच्छी बात करेंगे। आज की अच्छी बात यह है कि जिंदगी को भरपूर गुजारें। आज की इस अच्छी बात को डिसाइड करने का मकसद ये है क्योंकि मौजूदा हालात जो है जिसमें आप मुख्तलिफ किस्म की एंग्जाइटी और डिप्रेशन और टेंशन का शिकार हैं, ऐसे में खुश रहना और भरपूर ज़िंदगी गुजारना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब इस तरह की बात आप अपने जहनों में लाएंगे और पॉजिटिविटी को फ़रोग देंगे और भरपूर ज़िंदगी गुजारने की तरफ आप जब कदम बढ़ाएंगे तो ये टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जो है ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी और आप भरपूर ज़िंदगी गुजारेंगे। एक बहुत मशहूर कॉल है कि ज़िंदगी गुजारी जाए या ज़िंदगी जिए। तो आप ज़िंदगी को खुशी के साथ और भरपूर अंदाज से जीना सीखें, ना कि सिर्फ एक दिन गुजरा और दूसरा दिन और यूँ दिन गुजरते गए और इसी तरह ज़िंदगी गुजरती जाएगी। तो लिहाजा ज़िंदगी गुजारने की बजाय इसको भरपूर तरीके से जिएं, अपनों के साथ टाइम स्पेंड करें, सोशल गैदरिंग्स करें, खुश रहें और कोशिश करें कि आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं वो भी खुश रहें। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, और अभी आपको लेके चलते हैं। शेरशाह सूरी का बनाया गया 500 साल पुराना तारीखी एक कुआं है जो हमें दिखा रहे हैं और बताएंगे इसकी डिटेल मंसूर खान। हाँ जी, शुक्रिया। अगर बात की जाए शेरशाह सूरी के हवाले से तो वो तकरीबन आप जानते हैं कि शेरशाह सूरी एक मुसलमान बादशाह थे। उन्होंने बरसगीर पाक व हिंद में फतूहात हासिल की थी। तो उनकी अफवाज जहाँ जहाँ से गुजरती थी तकरीबन हर 30 किलोमीटर के फासले पर कुआं बनाया जाता था, वहाँ पर पेड़ाव किया जाता था। तो यहाँ पर मियाँ वाली के इलाके वहाँ भचरा में भी शेरशाह सूरी की अफवाज ने कुआं बनाया था। शेरशाह सूरी यहाँ से गुजर कर गए थे। ये जो है 16वीं सदी में यहाँ पर कुआं बनाया गया। इसके बारे में बताया जाता है कि ये जो कुआं है उनके जो माहिरीन थे, जो उनके ये कुआं बनाने वाले थे, उन्होंने हैरान कर दिया है कि उस वक़्त साइंस भी इतनी जदीद नहीं थी और इतना जिद्दत के साथ इस कुएं को बनाया गया था, तामीर किया गया था कि अब भी लोग हैरान रह जाते हैं। तकरीबन 100 फुट से ज़ायद कुएँ की गहराई थी, जबकि कुएँ के साथ तकरीबन 200 से 300 फुट सीढ़ियाँ नीचे तह तक गुजारी गई। वो जो सीढ़ियाँ गुजारी गई थी वो इतनी जदीद तरीके से बनाई गई थी कि वहाँ से ना सिर्फ शेरशाह सूरी की अफवाज कुएं की तह तक पहुँच सकती थी और वहाँ से पानी हासिल कर सकती थी, बल्कि जो उसमें मौजूद घोड़े, हाथी और दीगर जो मवेशी थे वो भी वहीं से जाकर कुएं की तह से पानी पीते थे। तो ये थोड़ी सी मज़ीद भी इसके बारे में काफ़ी सारी बातें हैं। ये जो शेरशाह सूरी का 500 साल पुराना कुआं है, इसके मीनारों के बारे में भी काफ़ी सारी बातें हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त 80 साल बुजुर्ग जो कि रिटायर प्रिंसिपल हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे इस हवाले से और उनसे पूछेंगे कि उनकी मालूमात क्या है, ये बुजुर्ग क्या कहते थे, क्या कहेंगे। मैं जी वहाँ भचरा का शहरी हूँ, भचर से मैं तल्लुक़ रखता हूँ। मैंने अपने वालिदैन से ये सुना था कि बाहर से हमारे कबीला जो है वो आया था और यहाँ इस कुएँ को देख के उन्होंने यहाँ अपना पिड़ाव किया। यहाँ पिड़ाव करने के बाद इस वहाँ भचरा वो बाउली जो है, बाउली है वहाँ, उसे बाउली कहते हैं, कुआँ है। तो उसको भचरा फैमिली चूँकि आई थी तो यहाँ उस नाम से इसका नाम वहाँ भचरा रखा गया। इसमें यह है कि छोटी ईंटें से मार की गई थी। मेरे वालिदैन बताते हैं कि हम यहाँ अंदर जाते थे, ठंडी थी, बैठते थे, पानी पीते थे, साफ़ था। लेकिन बाद में लोगों ने इसकी हिफाजत न की, हुकूमत ने भी कोई हिफाजत न कराई, जिससे ये गंदगी हो गई, फैल गई और बाद में पीने का काबिल न रहा, लोग गंद डालना शुरू कर दिया, जिससे अब इसकी हालत वो सफाई नहीं रही। अब हुकूमत पंजाब जो है वो इसकी तामीर का ठेका बना रखा है, अब ये तामीर कर रही है, अब ये उसको रिन्यू कर रही है, उसी ओरिजिनल हालत में कोशिश की जा रही है कि इसको तामीर करें। अल्लाह करे कि यह कामयाब हो जाए, बड़ी मेहरबानी। तो ये थे बुज़ुर्ग। इनके मुताबिक ये जो वहाँ भचरा है इसका नाम भी इसी कुएं के नाम पर पड़ा, क्योंकि ये जो पीछे आप मीनार देख रहे हैं ये सफ़ेद रंग की हुआ करते थे और ये तायन इस बात का तायन करते थे कि यहाँ पर पानी का कुआं या पानी मौजूद है। तो इन मीनारों को देखकर भच्चर कबीला यहाँ पर आ पहुँचा और वो आबाद हुआ शेरशाह सूरी की अफवाज के जाने के बाद। और यहाँ पर जब भच्चर कबीला आबाद हुआ तो क्योंकि ये कुआं इसको वहाँ कहा जाता था और बावली भी इसका नाम था, तो वहाँ की वजह से फिर भचरा कौम आबाद हुई और इसका नाम वहाँ भचरा पड़ गया। तो ये 500 साल पहले
पहले का ये इलाका है और 500 साल पहले ये कुआं शेर शाह सूरी की जानिब से बनाया गया था। जी। और नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। लाहौर में मशहूर बन पलस्तर आपको हम खिलाते हैं। ये एक यूनिक डिश। ओ हिना आ गई सर। हिना क्या हाल है आपका? हिना आप ठीक है? गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग हिना फाइन। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू जमील। और थोड़ी बन सी पलस्तर खा लेते हैं। जी बिल्कुल, थोड़ी सी मैं लेट हो गई तो एक्सक्यूज मी फॉर दैट। और डोंट वरी हिना। थैंक यू डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं बस प्रोग्राम में। जी हम आगे इसको बढ़ते हैं। डिस्कस ही नहीं करेंगे कि आप लेट हो। हाँ जी, और बात करते हैं हम बन पलस्तर की। और अगर कराची की मैं बात करूँ ना, बन पलस्तर कराची का सबसे अच्छा होता है। मुझे ये लगता है कि मुझे तो लगता है ये इन्वेंशन लाहौर की है। नहीं, कराची की ही है और कराची में बहुत मशहूर है। और बंस रोड की अगर बात करें तो उसमें गली जाती है, बड़ी बड़ी तंग सी गली है जी। और उसके अंदर एक साहब बनाते हैं, खैर वो भी बहुत मजेदार होता है। बड़ी बातें कर रही हैं आप। हाँ जी, बस ऐसे ही है। सांदा रोड पर जो है ना। यस बिल्कुल। मजंग लाहौर में एक यूनिक बन पलस्तर की दुकान है जनाब। और इसकी खास बात यह है कि इसे खालिस मक्खन से बनाया जाता है। अंडे और शामी के साथ तैयार किया जाता है। मक्खन, खालिस मक्खन, अंडा, शामी और फ्रेश बन को अंडे के साथ मक्खन में तैयार किया जाता है। और फिर इसमें स्पेशल सीक्रेट मसालों से बनी इसमें एक शामी डाली जाती है। ये यूनिक क्यों है वैसे? ये यूनिक क्यों है, इसको किस तरह से बनाया जाता है, और इसकी एक और ज़बरदस्त बात यह कि इसको चाय के साथ भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और पेश ही यूजुअली इसको चाय के साथ किया जाता है। इसकी कीमत के बारे में भी हम जानते हैं। सारी जो डिटेल्स हैं, इसकी यूनिकनेस क्या है, हमें बता रही हैं समीरा लतीफ़। आपने कभी बन पलस्तर खाया है? अगर आप लाहौरी हैं तो बन पलस्तर आप लोगों के लिए कोई नई डिश नहीं, लेकिन मेरे जैसे लोग जो कि बन पलस्तर का नाम सुनते हैं तो जहन में पहला सवाल ये आता है कि आखिर ये कौन सा पलस्तर है जो कि खाया भी जाता है। बन पलस्तर सिंगा जोड़े ही, आइए आपको दिखाते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि बन पलस्तर आखिर कौन सी डिश है और ये कैसी बनाई जाती है? ये बन पलस्तर जो है ना, मेन चीज़ जो है इसमें मक्खन है। मक्खन की वजह से ये बहुत मशहूर है। आपके पूरे पाकिस्तान में ना कहीं भी जो बर्गर है मक्खन से नहीं बनता। इसमें अंडा, शामी और मक्खन में फ्राई होता है ये, इसीलिए इसका नाम बन पलस्तर है। वेरी नाइस। अच्छा मुझे बताएं कि बन पलस्तर मेरे लिए, मुझे जैसे लोगों के लिए जिसने पहली बार नाम सुना है, थोड़ा सा अजीब सा यूनिक सा नाम है, तो मुझे ये बताएं कि इस नाम के पीछे बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड है जो बड़े थे ना, उन्होंने ये नाम रखा था। उन्होंने अंडा फेंका, उसके ऊपर बन लगा दिया, उनके मुंह से निकल गया कि बन पलस्तर है ये। बर्गर की जगह बन पलस्तर निकल गया, तो वो तब से ना कम से कम 60 साल हो गए हैं इसको। हाँ जी, तो ये बन पलस्तर के नाम से ही मशहूर हुआ हो। आप कितने अरसे से बना रहे हैं, कितने अरसे से दुकान आपने खोली? इस दुकान को 60 साल हो गए हैं जी। तीसरी पीढ़ी यहाँ पे काम कर रही है। पहले दादाजी ने शुरू किया था, फिर उनके बेटे, फिर आगे उनके बेटे, तीसरी पीढ़ी काम कर रही है यहाँ पे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक बन पलस्तर की प्राइस क्या है? 120 रुपये सिर्फ, जिसमें एक पूरा मक्खन डलता है, एक अंडा डलता है और एक शामी डलता है और बंद। उसके बाद आप ये देखें, मेहनत है हमारी। और 120 रुपये कुछ भी नहीं है इसकी प्राइस। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये बताएं कि लोग कितना आते हैं, कितना रश होता है और कितनी दूर दूर से आते हैं? तकरीबन पाकिस्तान से बाहर से भी जो लोग आते हैं ना, जो 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले खा कर गए हैं, वो पाकिस्तान आते हैं तो लाजमी बन पलस्तर खाने ज़रूर आते हैं। पाकिस्तान से तो आती ही है सारी दुनिया। लाहौर में आपको पता खाने पीने का गाइड है, रात को भी और दिन में भी, सुबह से लेकर रात तक, फिर रात से लेकर सुबह तक, ये इसी तरह काम चलता रहता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या इसको चाय के साथ भी खाया जा सकता है? इसको चाय के साथ भी खाया जाता है और बोतल के साथ भी खाया जाता है। वेरी नाइस। अच्छा मुझे भी ना एक बन पलस्तर बना के दे। इसको देखकर, बनता देखकर ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है और मुझसे वेट नहीं हो रहा। तो मैं भी आपका बन पलस्तर, जितनी तारीफें आपके मुंह से सुनी है ना, मैं भी खा के जाऊंगी यहाँ से। मजेदार द कसम दा मज़र आला दूरे खुंद वखड़े का ना, मतलब मक्खन की जो फील है ना, उसने गेम ही चेंज कर दी। अंडे वाला बर्गर तो हम खाते ही रहते हैं, इसमें जो मक्खन वाले जो टेस्ट है ना, उसने बिल्कुल ही गेम चेंज कर दी।
और ये बहुत ही सिंपल सी डिश है, इसमें ज़्यादा अज्जा भी नहीं है। अंडा है, शामी है और मक्खन जो है ना उसने इसका जायका बिल्कुल चेंज कर दिया है और बहुत ही सिंपल सी डिश है और टोलो ना मज़ेदार खबर है जी, इजीली डाइजेस्ट भी हो जाती है, इतनी लाइट सी है और इसको चाय के साथ भी खाया जाता है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया खा के। पास भाई 10 on 10। ढेर मेहरबानी दा समीरा, ढेर मेहरबानी दा। आगे भी कुछ बोला था, वो मखा दिखा, वो आपने बोलना था। वो क्या था? इसका मतलब क्या है? अल्लाह ने के बाद। हाँ, थैंक यू वेरी मच समीरा, बहुत मजा आया। आपने जिस तरह बन प्लस्तर की हमें पूरी कहानी सुनाई, कितना पुराना है ये, 60 साल से चलता आ रहा है और दादा बाप से ये अब अच्छा फिर ये भी बताया उन्होंने कि ये बना कैसे, अचानक से अंडा जो है वो गिरा तवे पे, तो उसके बाद जो अच्छा हिना देखने में बहुत मजेदार लग रहा था और समीरा कह भी रही थी बहुत लाइट लग रहा है, लेकिन जमील आपको नहीं लगता जो चीज मक्खन में बनाई जाती है वो थोड़ी फिलिंग होती है और वो मक्खन जल्दी इजी टू डाइजेस्ट है ना? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है मक्खन को हजम करना थोड़ा डेंस होता है, थोड़ा मतलब मुश्किल से हजम होता है, जो मक्खन है वो बड़ा लाइट होता है। अच्छा, हाँ, यस, आई लव मक्खन। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता मक्खन तो वैसे सबको ही बहुत पसंद होता है, लेकिन मुझे लगता है जो चीज़ मक्खन में बन जाती है वो थोड़ी हैवी हो जाती है। मक्खन बहुत लाइट वेट होता है। हाँ, वो मक्खन लगाने वाली शायद आप बात कर रही होगी। वो जो मक्खन लग जाता है ना वो बड़ा हैवी सीन हो जाता है। वो जो मक्खन लगाना होता है ना वो हैवी होता है, वो इजी टू डाइजेस्ट नहीं होता। नहीं, जो लोग अक्सर मक्खन लगाते रहते हैं उनका क्या हो मतलब उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी मक्खन, मैं तो ये सोचता हूँ उनकी मक्खन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। उनका मक्खन खत्म ही नहीं होता। कान में भी आवाज आ रही है ना, बहुत प्यारी लग रही है। मैं यही सुन के तो मैं टीम की तरफ मेरा इशारा है कि मक्खन जो प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन टीम की जो मक्खन की प्रोडक्शन है ना वो बहुत ज्यादा है। एक तो कह रहे हिना बहुत प्यारी लग रही है, और क्या कहा है साथ? आप ज़हीन भी बहुत है। अब ये मक्खन थोड़ी है, ये तो दे आर स्टेटिंग फैक्ट्स अगर वो कुछ कह रहे हैं। और साथ भुलक्कड़ भी हैं। भुलक्कड़ कुछ लाना था टीम के लिए आपने, आप वो लाई नहीं। इंशाल्लाह टीम अगर आप कहें तो मैं थोड़ी डिटेल बता दूं। नहीं प्लीज नहीं, ब्रेक में हम इस पे डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि भुलक्कड़ तो बहुत देखे, कहाँ इस्लामाबाद से कंप्लेन है भुलक्कड़ की इसकी हिना की, ठीक है। राना बशीर साहब को अभी तक पार्सल नहीं मिला। उसके बाद हमारी टीम के लिए कुछ लाना था हिना ने, वो अभी तक नहीं आई। ब्रेक में बताऊंगी ना सारी चीजें। तो जहाँ बाकी सारी चीजें हैं वहाँ ये जो भुलक्कड़ होना है ना, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी एक नेमत है ना। आपको पता है, अगर आप भूल जाना, आप लोगों ने भी तो रिमाइंडर नहीं दिया ना, आप लोगों ने भी तो बिल्कुल मुझे रिमाइंडर नहीं दिया, तो आप लोगों की भी गलती है। आप लोगों की टीम, I'll put it on you guys। टीम सुन रहे हैं आप, आपकी गलती है, आपने रिमाइंडर ही नहीं दिया। अच्छा, ब्रेक लेने से पहले हिना से एक सवाल पूछना है मैंने कि आपने बन प्लस्तर खाया है? बिल्कुल खाया है। आपने लास्ट टाइम कब खाया था? क्वाइट रिसेंटली, लेकिन डेट याद नहीं है, मतलब खाती रहती हूँ। नहीं खाया। हिना ने कोई बंद। मैं अभी इसको अपने कैमरा में तस्वीर दिखाने लगी हूँ। पता है मैंने कब खाया ये था? हम तो इसको हमने पूरा बताया, इट्स बन प्लस्तर। जी, लोग कहते हैं बंद प्लस्तर। बंद प्लस्तर। ओके, इट्स बंद बिकॉज़ बंद से है ना, बंद प्लस्तर। इट्स बंद एंड प्लस्तर विद एग, ठीक है। पूरा जो ना प्लस्तर होता है। ओके, बट इसको बन प्लस्तर इसलिए कहते हैं कि बन में बना होता है और फिर इसको कोट किया जाता है, इसको प्लस्तर करते हैं। व्हाई प्लस्तर बाय द वे? जैसे दीवारें नहीं प्लस्तर होती जी, ठीक है, तो उसी तरह अंडे से करते हैं प्लस्तर होता है। हाँ, लेकिन भाई कराची का बन प्लस्तर जो है वो बेस्ट है। वो कब खाया था? वो तो बहुत अच्छा हो गया। वो तो बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, मैंने जो लास्ट टाइम बन प्लस्तर खाया था मुझे याद है मैंने 60 रुपए का खाया था। 60 रुपए का? कहाँ से? मुजंग में भी है बेसिकली, एमयू कॉलेज के पास तो पूरी इनकी शॉप्स की एक पूरी लाइन है जहाँ पे बहुत रश होता है और वो एक फेमस स्पॉट है बन प्लस्तर खाने के लिए। अच्छा, बन अब ये 120 रुपए का हो चुका है। अच्छा, महंगाई भी इतनी हो गई है ना, अंडे महंगे हो गए, चिकन महंगा हो गया, लेकिन बन प्लस्तर जो है चाय के साथ मुझे कॉम्बिनेशन नहीं समझ आया। आई थिंक कोल्ड ड्रिंक के साथ अच्छा लगता है। अब मैं आपको एक इसकी पूरी साइंस समझाता हूँ। मक्खन से जो है ना वो बना होता है, ठीक है, और वो मक्खन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो आपने जब वो मक्खन शुदा बन प्लस्तर खाया तो गले पे जम जाएगा, तो वो चाय जो है ना वो उसको बहुत इजी कर देता है फिर आपका। ओके, आई गेट इट। अच्छा, लेकिन ज्यादातर आपको नहीं लगता कि बन प्लस्तर वालों के पास कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं और लोग बन प्लस्तर के साथ कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे होते हैं? अपना अपना वैसे टेस्ट है, लेकिन मैं तो गला खराब करने वाली बात है। हाँ, चाय वाला काम सही है, लेकिन चाय में मीठा कम।
चाय, हाँ अच्छा, चाय जो लोग चाय में ना शीरा करके ले आते हैं, ये मतलब चाय की सारा चाय का एसेंस एंड चाय का फ्लेवर ही खत्म हो जाता है। मुझे लगता है चाय और फिर ग्रीन टी में तो अगर आपने चीनी डाल दी तो मतलब आपने उसको बर्बाद कर दिया, आपने उसको एक जहरीला केमिकल बना दिया। आपने ज्यादती कर दी ग्रीन के साथ। जी ग्रीन टी के बिल्कुल, साथ। उसका एसेंस, उसका सारा मकसद जो है ग्रीन टी का खत्म हो जाता है अगर आप उसमें चीनी ऐड कर देते हैं। यस यू कैन ऐड हनी इन इट, लेकिन अगेन वो भी वन प्लस से चाय और चाय से टी, ग्रीन टी और फिर उसके बाद पत्ती और टी। ठीक है। अब हम किसी दिन कप्स डिस्कस करेंगे कि कौन से कप कैसा होना चाहिए, प्याला होना चाहिए, या किस तरह से चाय पीनी चाहिए, वो तो एक अच्छा फिर हम उसके बाद टाइम किसी दिन डिस्कस करेंगे किस टाइम पे चाय जो है ना सबसे ज्यादा चाय का कोई टाइम नहीं होता, चाय का कोई टाइम नहीं होता जिससे You can have बहुत it any पिया जाती है। time। फिर हम इस पे बात करेंगे कि चाय के इफेक्ट्स क्या हैं, खून गाढ़ा करती है या और क्या मसले मसाइल हैं, स्ट्रेस खत्म करती है। लेकिन टॉपिक बहुत लंबा है, अभी हम ब्रेक ले लेते हैं। डाइवर्स टॉपिक है, अभी हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक क्योंकि लेते ब्रेक के हैं। बाद जब हम आएंगे तो कराची बल्दियाती इंतखाबात की आपसे बात करेंगे, डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। कराची के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे कराची से अरबाब चांडियो इस वक्त हमारे साथ हैं, और जो बयानबाजी चल रही है MQM के बॉयकॉट से क्या वोटर्स के टर्नआउट पर कोई असर पड़ा या नहीं, और सबसे बड़ा सवाल ये कि अभी तक जो नताइज आने का सिलसिला है वो कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया, नताइज आने का सिलसिला क्यों स्लो है, क्यों रुका हुआ है। अरबाब चांडियो, क्या सूरत हाल है, पहले तो तफसील से बताइए इन बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से कितने % रिजल्ट आ चुका, जो रिजल्ट रुका हुआ है उसका रीज़न क्या है? जी अभी तक अगर रिजल्ट की बात की जाए तो सिर्फ सरकारी तौर पर 43 यूसीज का जो है वो रिजल्ट आया है। अभी यानी 246 यूनियन काउंसिलें हैं कराची में, उनमें सिर्फ 43 का रिजल्ट आया है, जिसमें 25 यूनियन काउंसिलें जो कि अभी तक सरकारी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 11 यूनियन काउंसिलें PTI और 2 यूनियन काउंसिलें जो है जमात इस्लामी और दीगर जमातों को हासिल हुए। जबकि हैरत की बात है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, उसमें अभी यानी रात को अगर 12 बजे भी रिज़ल्ट आना चाहिए तो अभी सुबह के 9 हो गए। 9 घंटे गुजर जाने के बाद भी पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में तमाम यूसीज का रिज़ल्ट ना आना बहरहाल तशवीश की बात है। मामला कहाँ रुका हुआ है, इलेक्शन कमीशन की नाअहली है या कहीं सिस्टम की नाअहली है, मामला यही मामला होता है। इससे ये होता है कि जो सियासी जमातें उनमें तशवीश की लहर दौड़ जाती है कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि रात गए तमाम सियासी जमातें खुद बशमूल पीपल्स पार्टी ये मुतालबा करती रही है, वज़ीर आला करता रहा है कि भाई जो रिज़ल्ट रुके हुए हैं बोले आप जारी कर दें। अब इलेक्शन कमीशन को किसका इंतज़ार है, किसके अहकामात का इंतज़ार है, और पता है क्या होता है, अवाम तो अपना वोट दे जाता है, सियासी जमातें इलेक्शन लड़ जाती है, लेकिन जहां इलेक्शन कमीशन इस तरह के हरबे इस्तेमाल करती है, इससे शकूक और शुबात पैदा होते हैं, जिससे इलेक्शनों पर सवालात उठ जाते हैं, और फिर वो इलेक्शन भले 5 साल तक कोई भी मेयर बन जाए, उस पर फिर सवाल रहता है कि भाई आप तो रुके हुए इलेक्शनों में आ गए, जैसे कि MQM कह रही है कि ये मेयर हमने खैरात में दे दिया, तो इस तरह की सवालात उठ जाते हैं। बहरहाल अभी तक पीपल्स पार्टी नंबर 1 है, PTI नंबर 2 है, और बाकी जमातें नंबर 3 और 4 पर है। जी अरबाब, हंगामी मरासला तो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है, लेकिन अमला क्यों रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा? आपके ख्याल में, चूंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं, ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, क्यों रिजल्ट रुका हुआ है? हकीकत बताऊं सुखेरा साहब जनाब, कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है, आपने मिसिंग पीपल सुना होगा ना, ये मिसिंग रिजल्ट्स हो गए, लोग गायब हो जाते। नहीं, आपने कभी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर मिसिंग सुने? यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर गुम हो जाए, वो अपनी पोलिंग पर पहुंचे ही ना। कराची में ऐसा हुआ है, कराची में पहली मरतबा इंतखाबात में प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने अमले समेत पोलिंग स्टेशन पर नहीं पहुंचा, और इसका बड़ा वाकया डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में हुआ है। इस बात की तस्दीक इलेक्शन कमीशन के ज़राए ने की है। वो हुआ क्या कि यहाँ इलेक्शन का माहौल बना ही नहीं था,
वोटर समेत उम्मीदवारों को भी ये पता नहीं था इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। रात को 12 बजे क्लियर हुआ कि हाँ भाई एमक्यूएम ने बायकॉट कर दिया, अब इलेक्शन होंगे। इस तरह जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था वो भी गुम हो गया, उसने अपने नंबर बंद कर दिए। जब तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं होगा तो इलेक्शन कैसे होंगे, अमला कैसे आएगा, ये बड़े सवाल आते हैं। बड़े भंड हो गए, जैसे हमारी टीवी की जबान में है ना, बड़े भंड हो गए इस इलेक्शन में, बड़े भंड हो गए। और वो भंड जो है जैसे नजर आएंगे ना तो आपको हैरत तक इंकशाफात हो जाएंगे। लेकिन अभी हम इसलिए नहीं बता रहे ताकि इलेक्शन कमीशन साहब नाराज ना हो जाए, वो कहे कि आपने हमारे भंड पहले से ही बता दिए। बहरहाल लेकिन अरबाब चांडियो, आपने ये जो भंड है, टीवी की जुबान वाले भंड की तो समझ आती है, उस पर माजरत कर लेते हैं और बात आगे बढ़ जाती है। लेकिन ये ऐसे भंड हैं जो अवाम के सामने शो होने के बाद ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं। तो जब भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का गायब होना हमने 2018 के इलेक्शन में भी देखा, इससे पहले भी इक्का दुक्का वाकयात होते थे, लेकिन ये अब मामूल बन गया है। तो इलेक्शन कमीशन भी उस पर कोई नोटिस नहीं ले रहा, हंगामी मरासला जारी कर दिया। तो क्या टैंपरिंग हो रही है, क्या रिजल्ट्स चेंज हो रहे हैं? देखिए, रिजल्ट चेंज नहीं होंगे, चलो हम इस पे कह भी दें उन पे कि रिजल्ट चेंज नहीं हो, लेकिन रिजल्ट का देर से आना खुद एक इस बात की अलामत है कि टेम्परिंग भी हो सकती है। हाँ, हो रही है, चलो मैंने बता दिया आपको, हो रही है। मैं आपको चलो खबर दे रहा हूँ, टेम्परिंग हो रही है। तो फिर कैसे हो रही है मैं आपको बताऊँ। जहाँ जी 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 देखिए, जिसको अख्तियार होता है वही मुख्तियार होता है। आपके पास इस वक्त प्रोग्राम चलाने का अख्तियार है और प्रोड्यूसर आपको हिदायत जो करता है वही सुनते हैं ना आप, अपनी तो नहीं चलाते। तो जो पीछे से आवाज़ें आ रही हैं इलेक्शन कमीशन को, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, हल्फिया बता रहा हूँ कि 100-200 वोटों में टेम्परिंग हो रही है। जो लोग 100-200 वोटों में हार रहे हैं उनमें उनकी टेम्परिंग हो रही है। ये मेरी गुनाहगार कानून ने सुना है कि इसको यूं कर दो, उसको यूं कर दो, ये टेम्परिंग हो रही है। ठीक हो गया। टेम्परिंग के नतीजे में जी अरबाब चांडियो, अब तक के नताइज के मुताबिक बताइएगा कौन सी पार्टी आपको बहुत मजबूत नजर आ रही है? और फिर एमक्यूएम की जानिब से कहा जा रहा था कि जो है वो नताइज को चैलेंज कर दिया जाएगा और टर्न आउट की भी उन्होंने बात की कि कम रहा। आपको क्या लगता है कि इन सब चीज़ों का इलेक्शन पर क्या असरात जो है वो मुरतब होंगे? इलेक्शन पर असरात हो गए ना मरतब। एमक्यूएम चली गई, टर्न आउट कम हो गया, पीपल्स पार्टी तकरीबन जीत रही है। पीपल्स पार्टी का जो दावा था कि वो अपना कराची का मेयर लाएगी, पीडीएम का मेयर लाएगी, वो तकरीबन अपना मेयर ले आएगी। जिस तरह के हालात बन रहे हैं उससे यही लग रहा है कि पीपल्स पार्टी अपना मेयर ले आएगी। टर्न आउट कम था, देहात में ज़्यादा था, शहरों में कम था। जमात इस्लामी का मेयर अब आना ज़रा सा मुश्किल हो गया है क्योंकि जो सरकारी नताज आ रहे उसमें जमात इस्लामी बहुत पीछे। तो लग ऐसा रहा है कि ये इलेक्शन जो है ना होते भी हो गए, शहरियों को पता ही नहीं कि इलेक्शन हो गया है। बिल्कुल। यानी मैं यहाँ खड़ा हूँ, किसी को पता ही नहीं है कि भाई इलेक्शन हो गया है। ऐसा लग रहा है मैंने भी इलेक्शन कवर नहीं किया, सिर्फ रात को 3 बजे तक जागा हूँ, बाकी ये पता ही नहीं चल रहा कि इलेक्शन हो गया और लोगों ने वोट भी दिया होगा और शायद दिया भी होगा, वो वोट कहाँ किस तरह होगा। लेकिन ये इलेक्शन बहरहाल इलेक्शन ये अपनी जो भी मेयर आएगा अपनी मुद्दत तक इंतहाई सवालात के साथ जाएगा। 5 साल भी उस पर सवाल होंगे कि भाई आप जीते कैसे। बिल्कुल। लेकिन अरबाब अली चांडियो, आपके ख्याल में अब देखिए वो सवाल तो होंगे, बिल्कुल उठेंगे, और 2 सवाल बड़े अहम हैं कि एक तो आपने जिस तरह बताया कि रिजल्ट्स रुका हुआ है, टैंपरिंग और नताइज का चेंज होना, तो आपके ख्याल में कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी था जिसको अब चेंज किया जा रहा है? और दूसरी बात ये कि ये नताइज आने के बाद इसको मानेगा कौन? अगर इसके खिलाफ दीगर जमातें एहतजाज करती हैं या इन रिजल्ट्स को मानती ही नहीं, तो क्या आपको लगता है फिर भी ज़ोर ज़बरदस्ती सारा सेटअप बन जाएगा और बल्दियाती इख्तियारात जो हैं वो भी सारे मिल जाएंगे लोगों को? आपको सब ये हकीकत में होता हुआ नज़र आ रहा है? जी, ज़ोर ज़बरदस्ती तो सिंध में होती रहती है, कराची में होती रहती है। कानून बनाने वाली असेंबली जो है वो बहरहाल पीपल्स पार्टी के हाथ में, कोई भी कानून बना सकते हैं और कानून क्योंकि लोकल बॉडीज़ का कानून का अख्तियार सिंध हुकूमत को।
ज़ोर ज़बरदस्ती चली जाएगी, क्या हुआ? यहाँ इंतखाबात हो और ज़ोर ज़बरदस्ती ना हो, ये कैसे हो सकता है? आप यूरोप में थोड़ी है, आप भाई पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में रहते हैं। यहाँ पर ज़ोर ज़बरदस्ती होती है। पहला जो आपका सवाल है ना कि क्यों रिज़ल्ट रुका हुआ है और क्या, असल में बात ये है कि यहाँ पर अभी तक किसी जमात को इस बात का एतबार नहीं है कि वो जीत गए हैं। यही वजह है कि कुछ लोग धरने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग वर्कर्स कन्वेंशन उन्होंने बुलाया हुआ है, MQM ने। जो जीतेगा उसके बाद सारी जमात एहतजाज करेगी। जी। जो भी जीतेगा ना उसके बाद सारी जमात एहतजाज करेगी। इसका मतलब ये है कि इस वक्त की सिचुएशन में जो भी मेयर बनेगा उसको किसी न किसी जमात से इत्तेहाद करना पड़ेगा। यहाँ PTM वाली सूरत हाल हो जाएगी। पहली मरतबा कराची में ऐसा होगा कि कोई भी जमात खुद से कोई मेयर नहीं लाएगी, उसको मेयर लाने के लिए किसी न किसी जमात से इत्तेहाद करना पड़ेगा। बकौल सईद गनी के रात उन्होंने कहा कि अगर हमें इत्तेहाद करना पड़ा तो जमात इस्लामी से करेंगे, वो जो है तहरीक इंसाफ से नहीं करेंगे। और वो ये जो ख्याल किया जा रहा था कि MQM के बाइकाट की वजह से, जो माजी में MQM ने बाइकाट किया था उसकी वजह से वोट शिफ्ट हो गया था जमात इस्लामी की तरफ, ऐसा इस्तीफ़ा नहीं हुआ। ऐसा इस्तीफ़ा बिल्कुल नहीं हुआ। MQM का वोट मुकम्मल तौर पर जमात इस्लामी की तरफ नहीं किया, बल्कि ऐसा हुआ है कि MQM का वोट तकसीम हुआ है, कुछ जमात की तरफ गया है, कुछ PTI की तरफ गया है, कुछ जो है पीपल्स पार्टी की तरफ गया है। लाजमी है, बाइकाट तो हुआ है ना। ठीक है, ठीक है। अरबाब अली चाटियों, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन हमें आगाह किया और इंतजार इसी चीज़ का है कि 246 यूसीज में से अभी तक सिर्फ सरकारी सतह पर 43 यूसीज का रिजल्ट आया है और बाकी के रिजल्ट्स का इंतजार है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर कंवर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कंवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब कहिएगा कि इलेक्शन कमीशन ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को हंगामी मरासला भी जारी किया। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें यह है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वहां पर गायब नजर आए। इतना तवील रिजल्ट्स का रुकना, एक तो मैं चाहूंगा कि इसकी रीजन क्या हो सकती है, और दूसरा क्या इतनी देर बाद जब रिजल्ट्स आएंगे तो उन रिजल्ट्स की फिर हैसियत क्या होगी? देखा जी, सूबाई असम्बली के जब इंतखाबात हों, कौमी असम्बली को हों, लोकल गवर्नमेंट के हों, जो स्टाफ जो होता है ना ये सूबाई हुकूमत के रहम करम पे होता है। और सिंध का स्टाफ तो इंतहाई बददियानत स्टाफ है। सिंध का जो स्टाफ है ना ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो या इलेक्शन का अमला हो, इलेक्शन का अमला तो नाम नियाद होता है, असल तो ये सूबाई गवर्नमेंट का स्टाफ होता है ना। ये इलेक्शन के पास तो स्टाफ नहीं होता। तो ये लोग हमेशा बददियानती दिखाते हैं, सिंध के बारे में हमेशा शिकायत आई है। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है ये उनकी जो हुकूमत सिंध में पीपल पार्टी की है, तो उनके जो ऑफिसरान हैं वो उनको दबाव डालते हैं। उनके MP MNA जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसरों पर इलेक्शन के अमले पर दबाव डालते हैं, क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट जो की गई है, को तकर्रर किया गया है, वो सूबाई हुकूमत ने ही किया है। और इन MNA और MPA और सेनेटरों के कोटे से उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। तो जब वक्त आता है तो उनकी खिदमत हासिल करते हैं। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार ही नहीं है। अब लोग ठीक है, तनकीद इलेक्शन कमीशन पे होती है, लेकिन उनके पास इख्तियार ही नहीं है। वो किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, उसको डिसमिस नहीं कर सकता। उसके खिलाफ अगर शो कॉज ऑर्डर जाएगा तो हाई कोर्ट शो कॉज ऑर्डर खत्म कर देगी, क्योंकि हाई कोर्ट भी कहती है जी इलेक्शन कमीशन को इनके बारे में शो कॉज ऑर्डर जारी करने का इख्तियार ही नहीं है, और थ्रू चीफ सेक्रेटरी के जरिए शो कॉज ऑर्डर जारी करें। तो ये सारे मामला बहुत गंभीर हैं, इसलिए लेकिन हमारी सियासी जमातों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इमरान खान की गवर्नमेंट भी 3-3.5 साल के बाद वो भी घर चली गई। इसी तरह सिंध गवर्नमेंट का तो मुकम्मल कंट्रोल है अपने आप इसके ऊपर। अब MQM के बाइकाट करने के बाद वो बिल्कुल ही जो स्टाफ है वो बिल्कुल आजाद हो गया। बिल्कुल सूबाई स्टाफ के सामने कंवर दिलशाद साहब, इलेक्शन कमीशन जैसा ताकतवर इदारा भी जो है वो कमजोर नजर आ रहा है, क्या वजह है इसकी? इसमें हमारी अदलिया की कमजोरी है। अदलिया इलेक्शन कमीशन को काम नहीं करने देती। जब भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कदम उठाता है, सख्त कदम उठाता है, तो अदालतें इलेक्शन कमीशन के तमाम फैसलों को कलम करार दे देती है। जबकि इंडिया में मैं बार बार कहता रहा, मैं शहबाज शरीफ को कहा, मैंने इमरान खान को कहा, इनको तो अपने मफादात होते हैं, किसी की बात नहीं सुनते। हमने उनसे ये कहा कि इंडिया के इलेक्शन कमीशन के पास ये अख्तियार है कि जब उनका अमला उनके कंट्रोल में आता है तो वो डिसमिस भी कर सकते हैं, जेल भी भेज सकते हैं। मुल्क के सिटिंग
वजीर आजम को जेल भेज सकते हैं। उन्होंने सिटिंग वजीर आला सूबा बिहार के लालू प्रसाद को जेल भेजा, तो यहाँ इख्तियार थे। इसके बाद उन्होंने बंसी राम वजीर दाखिला को जेल भेजा, लेकिन यहाँ तो इख्तियार ही नहीं है। जब इख्तियार इस्तेमाल करना चाहें तो अदालतें फौरन बीच में रात को 2 बजे खोल के उनको फौरन इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलम करार दे देती है। ये मामले तो अदालतों के मामले भी, अदालतें क्यों इलेक्शन कमीशन के मामले में मुदाखलत करती हैं? जब इंडिया में नहीं करती, इंडिया में कोई इजाजत नहीं है कि जब इलेक्शन हो रहे हों लेकिन या किसी मामले में इलेक्शन कमीशन इंडिया के मामले में मुदाखलत नहीं कर सकती। बिल्कुल कंवर दिलशाद साहब, कोर्ट ऑफ इंडिया का हुक्म है, यहाँ तो कदम कदम पे फैसले होते हैं। रात के अंधेरे में 11 बजे रात को चैम्बर में बैठ के इलेक्शन के फैसले लेकिन कंवर दिलशाद साहब, करा दिए जाते हैं। अदालत तक मामला जाने से पहले भी एक सवाल आता है, और वो सवाल ये है कि क्या सियासी जमातें जानबूझकर ये आइन और कानून की कमजोरियों को इसी तरह रखती हैं ताकि अब जिसका सूबा हो उसकी अजारादारी हो? तो मेन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी सियासी जमातों पर आती है ना, जिन्होंने लेजिस्लेशन करनी है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। इसमें यह है कि कोई कानून साजी नहीं की गई, कोई लेजिस्लेशन नहीं की गई, कोई इलेक्शन कमीशन इख्तियारात नहीं दिए गए। अब जो इलेक्शन एक्ट 2017 का बना था, ये उस वक्त ये शायद खाकवान अब्बासी गवर्नमेंट की वही थे, तो वो सब नाम निहाद है। ये इलेक्शन एक्ट में कोई इख्तियार नहीं दिया इलेक्शन पाकिस्तान को। जो इससे पहले जो इलेक्शन कवानीन थे उसमें कुछ ना कुछ इख्तियारात थे, लेकिन जो नया जो इलेक्शन एक्ट बना इसमें इलेक्शन कमीशन को बेबस कर दिया गया। इसी तरह के कोई इख्तियार नहीं है। यहाँ तक कि अब तो इमरान खान ने चैलेंज ही कर दिया कि हमें कंटेम्प्ट का नोटिस नहीं दे सकते, तो ये भी खत्म कर दिया। वो भी हाई कोर्ट में केस चल रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 6 महीने हो गया, फैसला नहीं हो रहा कि इलेक्शन कमीशन कंटेम्प्ट का नोटिस दे सकता है कि नहीं दे सकता। जब आप किसी को कंटेम्प्ट का नोटिस ही नहीं दे सकते तो इलेक्शन कमीशन क्या काम करेगा? मैं तो बात करूंगा कल चीफ इलेक्शन कमीशन से कि आप इलेक्शन बाईकाट खत्म कर दें। और जिस तरह सियासी जमातें बाईकाट करती हैं तो आप भी बाईकाट कर दी, हमने इलेक्शन नहीं करवाना, बस अपना खुद ही कराओ, अपने घर बैठ जाते। सही। कंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और ये बात आइन और कानून की जो कमज़ोरी है और इख्तियारात का ना होना, ये एक बड़ी वजह बनता है इस तरह के जब मामलात सामने आते हैं, जिसमें सबसे बड़ा मामला ये है कि इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स हैं इंतखाबात के, वो लेट होना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद जितनी भी कार्रवाई होती है उसमें हम देखते हैं कि फिर अदालतों का रुख किया जाता है और अदालतों पर इसके फैसले छोड़ दिए जाते हैं। हालांकि लेजिस्लेशन करना हमारी सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि वो कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में बैठकर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी और बयानबाजी से बेहतर यह है कि वो लेजिस्लेशन की तरफ तवज्जो दें। लेकिन बहुत स्ट्रेंज है ये हिना, एक आखिरी कमेंट करने के बाद हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। पीपल्स पार्टी JUI से इत्तेहाद कर सकती है, MQM PSP MQM में जम हो सकती है, PTI का काफ लीग के साथ इत्तेहाद है, और सबसे बड़ी एग्जाम्पल पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी एग्जाम्पल इस वक्त जो इत्तेहादी हुकूमत है, PDM जिसको कहते हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी है, नून लीग है। आप देखें कि इतने इत्तेहाद हो सकते हैं अगर, और आइन और कानून में इतनी कमजोरियां छोड़ी जा सकती हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये सियासतदान मिल के अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, और ये बात मैं बार बार कहता रहूंगा। बिल्कुल। एक ब्रेक लेते हैं जी, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक, और अब बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग खबरों की फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और पहली खबर है जी दुबई से। UAE से मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई में दुनिया की पहली ऐसी मस्जिद तामीर की जा रही है जो मुकम्मल तौर पर 3D प्रिंटिंग से तैयार होगी। और UAE के शहरी दुबई में इस्लामी और फलाही अमूर के जो इदारे हैं उन्होंने ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है, और 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया की पहली मस्जिद तामीर कराने का ऐलान कराया है, और बहुत इंटरेस्टिंग होगी। दुबई में जब हम कोई भी खबर शेयर करते हैं तो आए दिन वो लोग इनोवेशन ला रहे हैं टेक्नोलॉजी में भी, और टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया की पहली मस्जिद की तामीर का जो है वो मंसूबा नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद ने इसका जो है वो ऐलान किया है, एंड जल्द ही ये मंसूबा। और ये जो 3D प्रिंटिंग है ही ना, इसमें टेक्नोलॉजी वाइज तो एक बहुत बड़ी खबर है, लेकिन आप देखें कि सिर्फ 3 लोग जो है ना, 3 लोग, जस्ट 3 पीपल जो हैं वो काम कर रहे हैं, वो इसकी मस्जिद की तामीर कर रहे हैं। क्योंकि इसको 3D प्रिंटर ने तामीर करना है ना, तो सिर्फ 3 लोग इसके, लाइक जिस तरह पूरी लेबर होती है, एक फोर्स होती है पूरी, ठीक है, ज्यादा तादाद में लोग काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहा जा रहा है कि एक और प्रिंटर का भी कहा जा रहा है कि इसमें इजाफा
होने से इसकी तादाद जो है वो 6 हो जाएगी। मतलब फिर 6 लोग जो हैं वो इसकी तामीर में काम करेंगे। जहां इतनी ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है, इतने ज्यादा मजदूरों की जरूरत पड़ती है, वहां पर इसको बहुत ज्यादा कम कर। मैं तो दुआ करती हूँ कि हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में भी इस तरह की टेक्नोलॉजी में इनोवेशन आए, टेक्नोलॉजी में इतनी इनोवेशन आए कि जी हमारे भी मजदूर जो है वो काम करना बंद कर दें। हम भी 3D टेक्नोलॉजी से वो हमारे मजदूर बिल्डिंग्स बेचारे खाएंगे कहाँ से अगर उनके लिए कुछ और अच्छा आ जाए। आमीन आमीन। वो 3D टेक्नोलॉजी के ऑफिसेज में काम करना शुरू कर दें, डिग्रियां लेना शुरू कर दें, पढ़ना शुरू कर दें और अपने बच्चों को भी स्कूल भेजें। क्योंकि मजदूर देखिए ना, एक माइंड सेट होता है जमील, अगर एक मजदूर है, हमारा मुल्क कितना खुशहाल हो जाए और अल्लाह हमारे सियासतदानों को इतनी अकल दे। लेकिन यहाँ पर जमील मैं एक और चीज़ भी मेंशन करना चाहूँगी कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि जो लोग इस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं फिर वो अपने बच्चों को भी पढ़ाई की तरफ जो है ना ज़्यादा राग़िब होने नहीं देते। उनको ये लगता है कि हम भी मजदूरी करते हैं, बच्चा भी कल को क्योंकि सुबह जाएगा शाम को पैसे लेकर घर वापस आ जाएगा। जो ये माइंडसेट है ना, और फिर जो पैसे कमाना, क्योंकि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है और हमारा मुल्क जो है वो बहुत एक गरीब ममालिक में इसका शुमार होता है। तो लोगों को लगता है कि अगर सुबह मजदूर तबका जो है वो सुबह बच्चों को भेजेगा काम पर, तो शाम को जब बच्चा घर पैसे लेकर आएगा, वही बच्चा जब स्कूल जाएगा तो क्या कमाएगा? कुछ भी नहीं कमाएगा, बस जाएगा और सीख के आएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में, लेकिन वो लोग ये चीज़ समझने से कासिर हैं कि लॉन्ग रन में इसका बहुत फायदा होगा। बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे तो मजदूरी जैसी चीज़ से बच सकते हैं। हाँ हिना, लेकिन प्रैक्टिकली हो नहीं सकता। बट यू वांट के मजदूर भी हमारे मुल्क में हो, तो मजदूरी कौन करेगा? मेरे चाहने से नहीं, that's a valid question। लेकिन that's a valid हिना, question। ये एक बड़ी लंबी डिबेट है। जो दूसरे ममालिक, जो तरक्की याफ्ता ममालिक है ना, उनकी हुकूमतें अमीर होती हैं और अवाम गरीब होती है, तो हुकूमतें उनकी सरपरस्त होती हैं और उनको खिलाती हैं, और मजदूर मजदूरी पे ना भी जाए तो उसका घर का सिस्टम चलता रहता है। पाकिस्तान का सिस्टम उलट है कि यहाँ लोग अमीर हैं और हमारी हुकूमत गरीब है। ठीक है, तो हुकूमत की कोशिश ये होती है कि बस जो है ना पैसा है कहीं से। और ना मैं जो गुर्बत की बात करते हैं, जो लोग ये कहते हैं बहुत मसाइल हैं, आप मार्केट्स में चले जाएं, आप रेस्टोरेंट्स में चले जाएं, आपको इतना रश मिलेगा कि कोई आपको देखने में, और रोड्स पे जो गाड़ियां नजर आती हैं, कहाँ से हमारा मुल्क गरीब है, अवाम बहुत अमीर है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। I agree with what you just said। आगे बढ़ते हैं जनाब, एक और खबर शामिल करते हैं। स्विंग के सुल्तान और साबिक कप्तान वसीम अकरम के साहबजादे तैमूर अकरम मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर बन गए हैं। वसीम अकरम ने एक वेबसाइट से गुफ्तगू करते हुए बताया कि तैमूर ने हाल ही में एक फाइट में हिस्सा लिया था और उन्हें MMA फाइटर बनने का शौक था। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा बेटा जो तैमूर है वो अमेरिका में रहता है, जहां ज़्यादा क्रिकेट नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपने बच्चों को अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारने का हक दिया, अगर वो फाइटर बनना चाहते हैं तो उन्हें बनना चाहिए। तो जनाब ये भी एक बड़ी खबर है, और बड़ी स्विंग के सुल्तान के साहबजादे जो हैं वो MMA फाइटर बन गए। फाइटर। और यहाँ पर खुशाइन बात यह है कि अपने बच्चों को अपनी मर्जी का प्रोफेशन, अपनी मर्जी का जो है ना वो शोबा चूज करने दीजिए। और वसीम अकरम साहब की मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने ये इम्पोज नहीं किया बच्चों के ऊपर कि आपने भी क्रिकेटर ही बनना है। बच्चे जो करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, प्लीज उनको सपोर्ट कीजिए और उनके ख्वाबों की तामीर में मदद कीजिए। बहुत आइडियल बातें करती है हिना, बहुत मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपकी बातें सुन के। अगर ऐसा हो जाए ना तो ये दुनिया जन्नत से कम ना हो, अगर ऐसा हो जाए। नहीं, एक मिनट, एक और बात, आप अपने बेटे को वो बनने की इजाजत देंगे जो वो बनना चाहता है? आई एम श्योर यू वुड अलाउ योर सन। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम थोड़े ना डिफरेंट हैं दुनिया से। ठीक है, हमें डांट डपट और मार और सख्ती, रिस्ट्रिक्शंस, ये भी बहुत जरूरी है। अगर हमने बच्चों को बिल्कुल ही, मेरा मार नहीं प्यार वाला फॉर्मूला है। अगर हमने बच्चों को बिल्कुल ही आजाद छोड़ दिया ना, ठीक है, तो आपके घर की सबसे ज्यादा बेल इसलिए बजेगी कि कंप्लेंट्स आएंगे। नहीं, दैट इज वेरी राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सख्ती बहुत जरूरी है और वालिदैन की तरफ से बच्चों पे सर्विलेंस, सख्ती बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है रोल प्ले करती है उनके करियर। आज के दौर में लोग लिटरली ये कहते हैं कि वी आर ब्लेस्ड कि हमें स्ट्रिक्ट पेरेंट्स मिले। बहुत जरूरी, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं जिनको स्ट्रिक्टनेस नहीं मिल रही, वो बहुत बिगाड़ का शिकार भी हो गए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जमील प्रोफेशन चूज करने में, अपना आगे करियर चूज करने में बच्चों के पास ये लिबर्टी एंड फ्रीडम होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और अगर मैं लड़कियों की बात करूं, खवातीन के पास ये फ्रीडम जरूर होनी चाहिए कि उनको अपनी मर्जी का प्रोफेशन, आके सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, सारे प्रोफेशंस बहुत अच्छे हैं और हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या आप डॉक्टर हैं तो आपकी बेटी भी डॉक्टर हो, जरूरी नहीं है। तो वो एक्ट्रेस भी बन सकती है, एक्टर्स भी बच्चे
बन सकते हैं। है ना, हमारे मुल्क में डॉक्टर्स की कमी है। अच्छा है, तो अगर डॉक्टर्स का क्या हाल हो रहा है? क्या आप आए दिन बहुत अच्छा हाल है, बाहर चले जाते हैं, बाहर, ये देखे ना, बाहर चले जाते हैं, बाहर कमाते चले हैं, जाते हैं, वाह वाह चलिए, कमाते if you हैं। think that way। हमारी जो क्रीम है, हमारे जो इंजीनियर्स, पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स जो हैं, बाहर वो चले पाकिस्तान के जाते हालात हैं। ये हैं कि उनकी कोशिश यही होती है कि आप पढ़ लिया, चलो जी मुल्क से बाहर चले, क्योंकि पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। पुरसुकून। अच्छा, अब मैं हम- जाने से पहले खबर देना चाहती अब हम हूँ, पुरसुकून- खरगोश की खबर सुना दूं? नहीं, अब हम पुरसुकून सी ब्रेक लें, पुरसुकून सी ब्रेक यहाँ लें। लेते हैं जी एक ब्रेक। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। वेलकम And बैक we're टू right सुनो back after the पाकिस्तान। क्या हुआ? मेरा हैंडबैग ब्रेक में जो यहाँ आया था वो मैं भूल गई वहाँ एक भिजवाना। बार फिर तो खुशामदीद जी सुनो पाकिस्तान में। दो अहम खबरें शामिल करते जाएं यहाँ पर। एक बहुत बुरी खबर है और एक बहुत अच्छी खबर है। बुरी खबर ये है जिसमें बहुत तवज्जो की ज़रूरत है कि आज भी लाहौर पूरी दुनिया में आलूदा तरीन शहरों में नंबर 1 पे है। और अच्छी खबर यह है कि रात 10 बजे जो मार्केट्स बंद होने वाला नोटिफिकेशन था वो आज से खत्म हो गया है। चलिए, आप तो खुश होंगे। कारोबारी मैं भी खुश हूँ, बिल्कुल। रात को ही खबर आ गई थी है कि ना, 15 आपका भी, क्योंकि अब तारीख तो का- रेस्टोरेंट है यस, तो टी वो- गार्डन के नाम से जौहर टाउन में, और बहुत ज़बरदस्त जो है वो रेस्टोरेंट है। जमील काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे जब ये नोटिफिकेशन आया, तो अभी जब ये आए हैं तो बड़ी खुशी की जो है ना एक वो चमक जो थी इनके फेस पे हमें नज़र आई। और जब मैंने पूछा तो इन्होंने कहा वो मैं ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो मैं शो में ही बताऊंगा। तो जमील कॉन्ग्रेट्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपका टी गार्डन फले फूले और जिस तरह से ऑलवेज जैम पैक्ड होता है इसी तरह हमेशा जैम पैक्ड ही रहे। थैंक यू हिना, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। कारोबारी हजरात को भी मुबारकबाद, खुल के कारोबार करें, यही सीजन है कमाने का। अभी आगे जी, बढ़ते हैं जनाब। प्रोग्राम में बहुत आगे ही बढ़ते हैं। टैलेंटेड बहन भाई आज हमारे साथ मौजूद हैं, समिया गौहर और दानियाल गौहर। बहुत इंटरेस्टिंग इनकी स्टोरी है, बहुत ही टैलेंटेड ये दोनों बहन भाई हैं। समिया गाती हैं और दानियाल गिटार बजाते हैं, लेकिन दानियाल क्रिकेट भी खेलते हैं और दानियाल पढ़ते भी हैं, जीसी में पढ़ते भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर समिया जॉइनिंग अस। एनसी में पढ़ रही हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि इन्हीं से सुनते हैं। इन्हीं से सुनते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? बिल्कुल ठीक। समिया, सबसे पहले तो अपनी स्टोरी के बारे में हमारे देखने वालों को बताओ। एनसीए में एडमिशन मिलना ना बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है कि हमें बिल्कुल। एडमिशन के लिए हमें मिल जाए बस किसी तरह, बट मिलता बहुत कम लोगों को है। तो Exactly. किस तरह से एडमिशन मिला? अपनी स्टोरी, अपनी कहानी जो है वो अपनी ज़बानी बताओ। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि एनसीए में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल होता है और सबका ख्वाब होता है वहाँ पढ़ना, तो मेरा भी ख्वाब था, लेकिन मेरे फाइनेंशियली इतने सोर्सेज नहीं थे। तो ये हुआ कि इस्लामाबाद में सीरीना होटल्स ने एक कंपटीशन कराया, सीरीना सारंगी लाउंज के नाम से, सीज़न 3 था वो। तो मैंने उसमें रैंडमली पार्टिसिपेट कर लिया, तो मैं सिलेक्ट हो गई, शॉर्टलिस्ट हो गई। देन वहाँ पर उन्होंने कॉल की, इस्लामाबाद हम गए, वहाँ पर मैंने जब परफॉर्म किया तो जब उससे पहले ये हुआ था कि वो एक पैकेज बनाने के लिए जिस तरह बनता है इंडिया में, काफ़ी लाइव शोज़ होते हैं, वो अपने कैंडिडेट्स का आते हैं घर, उनका पैकेज बनाते हैं, सारा दिन वो क्या करते हैं ये वो। तो इसी तरह उनकी टीम आई, उन्होंने आके मेरी वीडियो और सारे दिन की मेरी रूटीन, और वैसे ही वो बैठे रैंडमली उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी क्या ख्वाहिश है, लाइक आपने क्या सोचा आगे। तो मैंने कहा मैंने म्यूज़िक को ही परस्यू करना है और मैंने मेरा ख्वाब यही है कि मैं एनसीए से म्यूज़िकोलॉजी करूँ, लेकिन मेरे इतने सोर्सेज नहीं हैं। तो उन्होंने उस वक्त तो लाइक इतना ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। उन्होंने कहा अल्लाह ताला आपको कामयाब करें और आपकी ख्वाहिश पूरी करें वो। तो बाय द टाइम ऑन स्टेज जब मैंने परफॉर्म किया तो पोजीशन अनाउंस हुई, तो जो फर्स्ट विनर का जो होता है प्राइज़, वो उन्होंने रखा था कि उसका गाना रिकॉर्ड करवाएंगे सरमद गफूर साहब के स्टूडियो में। अच्छा। तो जब मेरी पोजीशन अनाउंस हुई ऑन स्टेज के समिया गौहर की फर्स्ट पोजीशन है, तो साथ उन्होंने कहा कि समिया के लिए हमने एक इसके लिए गिफ्ट है हमारी तरफ से, सरप्राइज कि भी हम है। इसकी एनसीए के लिए स्टडी स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो ये अपनी वहाँ से 4 साल का बैचलर्स करे म्यूजिकोलॉजी। अरे कांग्रेट्स, बड़ी इंस्पिरेशनल और बड़ी ज़बरदस्त आपकी स्टोरी है। और वाकई ये तो जिस तरह से आप बता रही हैं, आपने शायद सोचा भी ना हो, और फिर बहुत सारी चीज़ें इम्पॉसिबल लगना शुरू हो जाती हैं, लेकिन मेहनत, लगन और वो पैशन जो है ना वो आपको उस चीज़ तक पहुंचा देता है। और मैंने सोचा भी नहीं था लाइक, और तब मैं फर्स्ट ईयर में आई गेस थी, इंटर के फर्स्ट ईयर में। और उसके बाद 2 साल बाद फिर जब मैंने एनसीए के एडमिशन्स ओपन हुए, जब मैंने अप्लाई किया तो मेरा नाम आ गया। और जब मैंने सीरीना को बताया वहाँ पर, मैं 2-3 लोगों के नाम मेंशन करना चाहूँगी,
हुसैन साहब और मिर्ज़ा मसूद बेग साहब और अब्दुल आला, इन लोगों का बहुत शुक्रिया। और लाइक मैं यही कहूँगी कि इन लोगों ने मेरा ख्वाब पूरा किया, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनकी। जबरदस्त। आपका अब म्यूजिकोलॉजी में एनसीए में ऑनर्स बैचलर्स ऑनर्स 4 साल का, अब मेरा सेकंड ईयर में हूँ, अब आपका सेकंड ईयर एंड हो गया सेकंड ईयर। और दानियाल गिटारिस्ट भी हैं, क्रिकेटर भी हैं और आप पढ़ते भी हो जीसी में, तो ये गिटारिस्ट किस तरह से बने दानियाल? गिटार मैंने लॉकडाउन में स्टार्ट किया था क्योंकि ग्राउंड्स तो ऑलमोस्ट बंद थी सभी लॉकडाउन की वजह से, तो फिर इसने गिटार लिया तो मैंने यूट्यूब से सीख लिया। अच्छा, आपने खुद ही सीखा? जी, यूट्यूब से सीखा। यूट्यूब से बता रहे मैंने सीखा। वाज इट डिफिकल्ट यूट्यूब से सीखना? डिफिकल्ट क्योंकि कोई गाइडेंस फिजिकली देने वाला नहीं था, तो यूट्यूब से एक एक चीज़ देखनी पड़ती। तो समिया, आपने नहीं सिखाया भाई को गिटार? मैंने खुद सीखने के लिए लिया था और 2 साल से घर में ऐसे ही पड़ा हुआ था, और जब लॉकडाउन हुआ सब घर थे, कुछ करने के लिए था ही नहीं, तो इसने रैंडमली ऐसे यूट्यूब से देख देख के कॉर्ड्स और सारा कुछ फिगर आउट किया। लॉकडाउन का वैसे ये बहुत फायदा हुआ है, लोगों ने टैलेंट बहुत सामने आया लोगों ने बिजी लाइफ में टाइम ही नहीं होता। एग्जैक्टली, उसके पास तो अभी भी टाइम नहीं होता, लाइक उसके मैचेस होते हैं बिकॉज उसका फर्स्ट मेन क्रिकेट है, अंडर 19 में और अंडर 16 में शायद उसने खेला भी है। गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन, जीसी में भी स्पोर्ट्स बेस पे पढ़ा है, फुल स्कॉलरशिप है उसकी। भाई माशाल्लाह, दोनों बहन भाई इमेंसली टैलेंटेड, कि उनका भी स्पोर्ट्स बेस पे जो है ना एडमिशन हो गया, और क्रिकेट का उनको बहुत शौक है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में भी जल्द नजर आए इंशाल्लाह। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अब हमें गुनगुना कर क्या सुना? अब इनका हम कॉम्बो देखते हैं बहन भाइयों का, क्या लीथल कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल। क्या मैडम नूरजहां जी मेरी इंस्पिरेशन है, तो मैं स्टार्ट उन्हीं से करूंगी। उनकी गजल है सिलसिले तोड़ गए वो सभी जाते जाते, अहमद फराज साहब ने लिखी। वाह 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 वाह, खूबसूरत भाई। सिलसिले तोड़ गया, सिलसिले तोड़ गया, वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया, वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिल थे कि आते जाते, सिलसिले तोड़ गया। वाह वाह, जबरदस्त। कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया। वाह वाह। उसकी वो जाने उसे पास वफा था कि न था, उसकी वो जाने उसे पास वफा था कि न था, उसकी वो जाने उसे पास वफा था कि न था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते, सिलसिले तोड़ गया, वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिल थे कि आते जाते, सिलसिले तोड़ गया। जबर। ब्यूटीफुल That was clap. ब्यूटीफुल, सिलसिले तोड़ गया सब।
बहुत खूबसूरत गाया। नूरजहां को गाना इज नॉट एन इजी बिल्कुल थिंग। ऐसे मैडम ही है। नूरजहां ने बहुत जिस मुश्किल तरह से गाया बहुत मुश्किल। और फिर आपने आई थिंक जस्टिस किया है इसके बिल्कुल, साथ। thank और you so खूबसूरत much। आवाज है समिया की माशाल्लाह। नूरजहां के अलावा Melodious। किसको गाती हैं आप? लता जी को, लता जी को। श्रेया घोषाल, लाइक ये सब मेरी इंस्पिरेशंस हैं और मैं बहुत फॉलो करती ये हूँ जो आजकल के इनको। ऊट पटांग गाने आ रहे हैं क्योंकि वो सुनती हूँ। हाँ जी, उनके बारे में क्या कहोगी? बीइंग ए म्यूजिशियन समिया। सब कुछ सुनना चाहिए ताकि आपको हर तरह का म्यूजिक तो आना अगर चाहिए। लेटेस्ट में नाज़रीन मैं musicians माजरत की- चाहता हूँ हिना की तरफ से मैं माजरत चाहता हूँ। आपने वो गाने शायद नहीं सुने जिनकी मैं बात कर सुने रही हैं हूँ। लेकिन वो अपने अपना म्यूजिक है ना उनका आर्ट है। एग्जैक्टली But एग्जैक्टली still जमील मीनिंगफुल गाने होने चाहिए, लिरिक्स में कोई वो ना चाहिए। ऊट पटांग वाला जो था ऊट पटांग मतलब पीली नीली बिल्ली टाइप के जो गाने आ रहे हैं, सॉरी मुझे बहुत इख्तलाफ है ऐसे गानों से जिनका कोई समझ मतलब सुनने वालों को कोई मतलब नहीं। वो स्पीकर में बजते बहुत मजे के हैं फिर ना। आप जैसे लोगों के इसलिए- देख ले नाज़रीन मैं आपसे कह रहा हूँ ना मैं माजरत खाऊं मैं माजरत खाऊं। भाई हर किसी का अपना ओपिनियन है, बट मुझे लगता है गाना होना चाहिए जिसका कोई मीनिंग होना जिसका कोई चाहिए, मतलब हो। मीनिंगफुल गाने सुनने चाहिए, शायरी में वजन हो, शायरी खूबसूरत हो, आपका कोई उससे सुनने के बाद आप अच्छा फील करें। लेकिन आर्ट को बुरा नहीं कि कहना नीली चाहिए। पीली बत्तियां हैं, नीली पीली बिल्लियां वाले गाने, सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड दीस सॉन्ग्स, आई और डोंट वो हिना ने सबसे ज्यादा अपनी पिक्चर्स के पीछे लगाए होते हैं। मैं खुद सुनता हूँ मैंने देखा है कि यही गाने That जो never है happened. सोशल मीडिया पे वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक आजकल ऐड करते हैं उसमें वो चल रहे होते हैं। जी ठीक है। आगे बढ़ते हैं समिया। और समिया से हम हमारे जाते हैं। प्रोग्राम में जो आता है ना वो नॉन स्टॉप गाने के लिए रेडी होके आता है, जी, तो बिल्कुल। आपने अब एक के बाद हमें एक गाना सुनाना है, बिल्कुल, ठीक है दानियाल? बिल्कुल। Are you आप कौन सा ready? गाना सुनाएंगे आप? OST सुना देते हैं एक पाकिस्तानी ड्रामे का। Sure, sure. स्केल देख लिया, ई माइनर। वो गाने ब्यूटीफुल अगेन वन ऑफ माय फेवरेट्स। समझ आ गया मुझे कौन सा सुनाने लगी है। धूल उड़ती है या तन्हाई, वाह वाह। धूल उड़ती है या तन्हाई, हर पल तड़पत मन सौदाई। क्या बात है। दूर मैं तुझसे हूँ, ना रब रब या ना भूल, पीरा वे पीरा वे पीरा मैं हो जाऊँ ना बागी, पीरा वे पीरा वे पीरा मैं हो जाऊँ ना बागी, पीरा वे पीरा वे पीरा मैं हो जाऊँ ना बागी, पीरा वे पीरा वे पीरा मैं हो जाऊँ ना बागी। मेरा मन है दर्द भरा, मुझको राहे इश्क दिखा। मेरा मन है दर्द भरा, मुझको राहे इश्क दिखा। हो मैं हारी तकदीर, बिन राज में ही, पीरा वे पीरा मैं हो जाऊँ ना बागी, पीरा वे पीरा मैं हो जाऊँ ना बागी, पीरा वे पीरा मैं हो जाऊँ ना बागी। वाओ, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू। बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत गाना। OST is one of my favorites too। तो जब इन्होंने शुरू किया, जमील स्माइल्ड एट मी, सॉरी जमील मैं आपका नाम अक्सर मिसप्रोनाउंस करती हूँ। आई डोंट नो वो जमाल कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, वो हिना से बात क्यों नहीं करता या हिना उससे बात क्यों नहीं करती? एक मिनट आई डोंट नो। टीम आज ये मसला हल करेंगे हम हिना से आज जानेंगे कि वो जमाल कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है। apologies Apologies to
जमाल। जमील ने मुझे देख के स्माइल किया, उनको लग रहा था मैंने ये OST सुना नहीं है मैंने इतने जल्दी, लेकिन जब उन्होंने पहला आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, हाँ तभी गेस कर लिया था मैंने तभी गेस कर लिया था बिकॉज़ दिस इज वन ऑफ माय आपका ज़ौक बहुत अच्छा है ना, मैं ऑन एयर अप्रिशिएट करना थैंक यू चाहूँगा, बहुत अच्छा जमील, ज़ौक है। थैंक यू जमील, आपका भी बहुत अच्छा हिना ने ज़ौक बताया मुझे कि कौन से ऊटपटांग गानों का भी जिक्र कर रही थी, तो वो वाकई हैं ऐसे, लेकिन चले आर्ट है, ठीक है। डू यू एग्री विद वो वाले ऊटपटांग गाने जो मैंने आपको भी बताए? आई एग्री, लेकिन वो चलते बहुत है, क्या करें। हाँ जी, चलते ये बहुत, भी है ना? जैसे हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का ये एक अलमिया है कि सब्जेक्टिव प्रोडक्शंस नहीं है, सब्जेक्टिव ड्रामास नहीं होते, तो अक्सर एक बहस होती है कि अच्छा एक ही जैसे क्यों होते हैं, लड़ाई झगड़े ही क्यों दिखाए जाते हैं, देखना अवाम वही सास चाहते बहू के हैं। झगड़े या खरगे, अब तो एग्जैक्टली जो अवाम देखना लोग चाहते अवाम हैं। देखना ये चाहती है, तो इसीलिए उसी तरह की चीजें अच्छा, बनती हैं। negativity भी, तो वैसे सेम भी। इज द केस विद म्यूजिक, लोग ऐसा सुनना चाहते हैं, इसीलिए वो लोग ऊटपटांग म्यूजिक लोग सुनना चाहते हैं, इसलिए बहुत पॉपुलर। अगेन ये वर्ड हम हज़फ करते हैं और वापस समिया की तरफ चलते हैं। जी समिया, व्हाट्स नेक्स्ट? ये एक मैशअप है और ये डिफरेंट लाइक थ्री सॉन्ग्स का, और ये मैंने इसकी मैं आपको पहले डिटेल बता दूं कि ये मैंने रैंडमली गाया और टिकटॉक पर मुझे पता नहीं था, मैंने लाइक अपने फेसबुक पर लगाया, अपने इंस्टा पर, तो एक पेज था वहाँ पर मैंने लगाया, तो वहाँ से काफ़ी वो वायरल हो गया। और उसके बाद टिकटॉक्स पे बहुत इतने उस पर टिकटॉक्स वीडियोस बने, और मेरा टिकटॉक अकाउंट भी नहीं था तब, तो मुझे इतने लोग भेजते थे कि और लोग मुझे ढूंढ रहे थे कि ये किसकी आवाज़ है, और फिर मैंने अपने यूट्यूब पे अपलोड किया, तो वो उससे मुझे बहुत फीडबैक अच्छा आया था। समिया, डू यू हैव अ यूट्यूब चैनल एज वेल? यस समिया मेराज गौहर के नाम से। ओके, तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें उनके चैनल को, उनके गानों को लाइक करें और ऐसे टैलेंट को सपोर्ट करें, बहुत जरूरी है। तो ये मैशअप जो है, प्लीज स्टार्ट, हम फिर इस पे मोहब्बत क्या, इबादत क्या, वही समझे जिस पर गुजरी मोहब्बत, तो क्या बात, खुदा भी है, खुदाई और ये गाना आपके लिए। थैंक यू। सितारा सी जिन्हें कहती हो, वो आंखें तुम्हारी
ब्यूटीफुल सम्या एंड खूबसूरत आपकी दानियाल। आवाज और बहुत अच्छा आपने गाया। एंड Thank you अहमद so जान जेब, मैं बिल्कुल। अगर किसी का फैन हूँ अहमद जान जेब का मैं बिगेस्ट फैन, है ना? बिगेस्ट फैन। और सम्या को मैं यहाँ पर क्रेडिट देना चाहूंगी कि गानों की सिलेक्शन इतनी अच्छी है इस एज में, माशाल्लाह यू आर सो यंग, और इतने अच्छे गाने, फिर उनके लिरिक्स इतने अच्छे, शायरी इतनी अच्छी, ये बहुत मैटर करता है कि Exactly. एक सिंगर जो है उसकी म्यूजिक सिलेक्शन क्या है, किस बिल्कुल। तरह के वो गाने गा रहा है। सो आई थिंक आपको ये क्रेडिट देना चाहिए और दानियाल को भी देना चाहिए कि उन्होंने साथ साथ उसकी धुन भी सीख ली ना। बिल्कुल। और बिल्कुल ये तो बिल्कुल अमेच्योर है, इसको लाइक म्यूजिक का कोई नहीं। और फिर मैं क्योंकि भी। मैं तो लेकिन फिर भी फिर बहुत अच्छा आपने आपका गिटार क्या कमाल साथ दिया है दानियाल, आप भी माशाल्लाह मुझे ऑलराउंडर ही लग रहे हैं। तो क्या कभी सोचा है कि मैं भी गुनगुना लूं? कभी गुनगुनाया वैसे? बस थोड़ा सा वैसे ही, बस अकेला होता जाऊँ। अकेले किसी के सामने नहीं। किसी के सामने? सेम इज द केस विद हिना एक्चुअली। तो ये बहुत अच्छा गाती हैं लेकिन किसी के सामने नहीं गाती, लेकिन खुद से ये बहुत अच्छा गाती है। लेकिन इन्होंने सुना हुआ है वो गाना है काश काश कंधा कंधा, मैंने आपको काफी बार सुना है। एनीवेज अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और सम्या नाज़रीन, को मैं एक बार फिर माजरत चाहता हूँ। that was inside joke by the way, आप माजरत करने की जरूरत नहीं है, nobody knows. मैं अपने आप से माजरत चाहता हूँ। For starting this topic, anyways जी अभी I'm speechless. सम्या अभी क्या सुनाओगे आप हमें? It's going एक to- पंजाबी गाना है रुस्या ना कर। खूबसूरत है कैन, बहुत ही गानों की सिलेक्शन कमाल है हाँ, भाई, कमाल, seriously. म्यूजिक सेंस बहुत अच्छा है। म्यूजिक सेंस बहुत अच्छा है। वे रुस्या ना कर मेरी जान सजना, वे रुस्या ना कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना, वे रुस्या ना कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना, कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, वाह वाह, कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, किसे गैर ते करिए की माण सजना, कदी साडा भी ते बण मेहमान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। एक दूजे दा कदी ना दिल तोड़िए, ना तोड़िए, वाह वाह। एक दूजे दा कदी ना दिल तोड़िए, ना तोड़िए, मुख सजना तू कदी भी ना मोड़िए, ना मोड़िए, एक दूजे दा कदी ना दिल तोड़िए, ना तोड़िए, मुख सजना तू कदी भी ना मोड़िए, ना मोड़िए, क्या बात है। बैके इश्क दी बेड़ी असा पार लगना, बैके इश्क दी बेड़ी असा पार लगना, अल्लाह बादशाह साडा निगहबान सजना, सदा रहना नहीं ओ जग ते जवान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। जबरदस्त जबरदस्त। सीने लाया नहीं ओ सानू जानी वार वे, जानी वार वे, सीने लाया नहीं ओ सानू जानी वार वे, जानी वार वे, कल्ले जीना नहीं असा भी दिलदार वे, दिलदार वे, वाह वाह, तेरे नाल जीवन
सजना हुई तेरे बाजू दुनिया वीरान सजना एक दिन छड़ जाना है जहान सजना एवे रुस्से आना कर मेरी जान सजना एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। वाह 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 वाह। एक बार फिर खुश आमदेद, आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, बहुत ही टैलेंटेड अब एक और शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। फुटबॉल प्लेयर हैं, कायनात बुखारी इनका नाम है। नीदरलैंड की वुमेन नेशनल और ए टीम प्लेयर हैं। बहुत से एजाज़ात, तमगे और इनामात हासिल कर चुकी हैं और इन्होंने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने इन्हें पाकिस्तान की कौमी ख़वातीन फुटबॉल टीम के साथ खेलने की दावत भी दी है और हाल ही में सऊदी अरब और तुर्की के दौरे के लिए पाकिस्तान ट्रेनिंग कैंप को ज्वाइन किया है। पाकिस्तान का प्राइड है। मुलाकात करते हैं कायनात बुखारी से। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। हाउ आर यू? वेरी गुड, थैंक यू। कायनात, अल्हम्दुलिल्लाह। कायनात आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आप मैनेज कैसे करती हैं और आप किसी फाउंडेशन के साथ भी काम करी हैं, उसके बारे में बताइए। हाउ डू यू मैनेज फुटबॉल, फिर आप सोशल वर्क भी साथ साथ करती हैं? जी वैसे हमारा एक फाउंडेशन है हॉलैंड में, इसका नाम है रिचर्ड क्राइचेक फाउंडेशन। वो फाउंडेशन है बच्चों के लिए जिनके पास कम फैसिलिटीज़ होती है, कम पैसे होते हैं उनके पेरेंट्स के पास। उनके लिए हम चाहते हैं कि एक सेफ जगह हो जहाँ पे वो स्पोर्ट्स कर सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान में भी ये फाउंडेशन इनके साथ वर्किंग है गवर्नमेंट के साथ, ताकि इधर भी एक सेफ एनवायरनमेंट मिले बच्चों के साथ। ज़बरदस्त। अपनी अचीवमेंट्स के बारे में तो बताइए, आपका ये सफ़र कब शुरू हुआ, कितने साल पहले शुरू हुआ? या व्हेन आई वाज 12 ऐसे मेरा शुरू हुआ था। मैं बचपन में स्टार्ट हुई थी स्पोर्ट्स के साथ। तो मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था, मेरे फादर का, स्पेशली मेरी मॉम की। तो ऐसे मैं क्लब में गई थी और ऐसे मैं ग्रो होती रही हूँ, स्काउट होती रही हूँ दूसरे क्लब्स में। तो ऐसे मेरा जोश शुरू हुआ फुटबॉल के लिए। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। Why only football? Why football? इट्स हॉलैंड में तो सबसे बड़ी स्पोर्ट फुटबॉल है। सीधे क्रिकेट है, वहाँ पे फुटबॉल है। वर्ल्ड कप में, यूरोपियन कप में काफ़ी उन्होंने बिल्कुल, ये बात तो सच है। फुटबॉल क्रेज जितना बाहर है उतना यहाँ पर तो नहीं। अम्मा बने नहीं कहा डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, या उन्होंने सपोर्ट किया, इनकरेज किया? बचपन में ये एक टिपिकल चीज़ होती है कि बचपन से नए बच्चे डॉक्टर मेडिकल फील्ड में जाए। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे ज़्यादा सपोर्ट किया है जिस फील्ड में मैं भी आऊँ। टू माई सिस्टर एज वेल कि जो भी तुम करो खुश के साथ खुशी होकर करो और अपना हार्ट को फॉलो करो। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो जो आपकी हॉबी है, जो आपका शौक है, बेसिकली वही अब आपका प्रोफेशन? जी, अब मेरा प्रोफेशन भी हो गया है, क्योंकि फुटबॉल के बाद मैं कोचिंग भी करती हूँ बच्चों को और इसका मैंने अपने काम भी बना लिया है। मेरे स्टडीज़ के दौरान मुझे काम मिल गया था, सो आई स्टडीड एंड वर्कड एज वेल। So how do you manage? You study, you work. Isn't it difficult? It is at times, but it pays off. क्योंकि जो एनर्जी जो बच्चों से मिलती है, जो वापस मिलती है टीचिंग के बाद, that's phenomenal. Yeah. That's amazing. और कहाँ आपने खेला? कौन से आपको इनामात मिले? कौन सी कंट्री में जाके खेला? हमारे काफ़ी मैचेस हुए हैं इंटरनेशनल भी। बेल्जियम में लास्ट हमारा हुआ है, टूर्नामेंट हुआ था, उसमें हम सेकंड आए थे। तो ऐसे हमारे टूर्नामेंट्स होते रहे हैं। मैं डच चैंपियन कीपिंग अप भी हूँ, जैसे जगलिंग होती है बॉल के साथ, मैं डच चैंपियन हूँ उसमें से। और मुझे फ़ख्र होता है कि मैं पाकिस्तानी होकर वहाँ पे मेरा नाम रोशन हो रहा है। मैं अपनी स्पोर्ट्स की स्टडी में भी एम्बेसडर बनी हूँ। अरे वाह, it's really exciting to see myself actually as an Asian Pakistani के वो ऊपर जा। ज़बरदस्त। ठीक हो गया। कायनात हमें ये जो ये जज्बा है ना कि पाकिस्तानी होना और फिर उस It's a pride, yeah. It's a pride, yes, बिल्कुल। काश हमारे पास भी फुटबॉल होता। Yeah. तो जब भी करते For the next time I will bring one. All right, all right. कायनात, ये बताओ कि वहाँ पर और यहाँ पर स्पोर्ट्स में, अगर ख़वातीन की स्पोर्ट्स की बात की जाए, क्या डिफरेंस आपको फील होता है? What do you think? क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर नहीं है जो वहाँ पर हैं? I think it's more जैसे अकोमोडेशन की और ट्रेनिंग्स की, कोचिंग की भी कमी है वैसे पाकिस्तान में, लेकिन वो ग्रो हो रहा है। जैसे मैंने पाकिस्तान टीम में भी देखा है, इट्स गेटिंग देयर, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। हॉलैंड में तो आगे आदि है कि वहाँ पे ट्रेनर्स होते हैं, कोचेस होते हैं, क्योंकि वहाँ का माहौल भी फुटबॉल का है। एवरीवन लिव्स फॉर फुटबॉल देयर। सो डिफरेंस तो ऑब्वियसली है बहुत बड़ा, लेकिन उनकी जैसे फैसिलिटीज़ है, ग्रोथ है। मैं चाह रही हूँ पाकिस्तान में भी थोड़ी सी वो ग्रोथ वैसी चीज़ें आ जाए। So who's your favorite football player? That's a tough question, I believe. Probably रोनाल्डो। बचपन से रियल मैड्रिड की फैन थी, अब रोनाल्डो के भी तक मैं काफ़ी बड़ी फैन हूँ। रोनाल्डो के तो हम भी फैन हैं। Yeah, right? He's amazing. और रोनाल्डो अब चले गए हैं सऊदी अरब? Yes, सऊदी अरब, अल-नसर में। अल-नसर में, yes, अल-नसर में। अच्छा, probably I don't know, खबरें आ रही है कि शायद मेसी भी अल-नसर को ज्वाइन कर रहा है। Yeah, that would be amazing. वो तो हिस्ट्री होगी इंशाल्लाह।
That would be amazing. He always wanted to see Messi or Ronaldo in the finals. So सबको ये था बस. बिल्कुल टुगेदर होंगे और लाइक लसर की तरह. अच्छा ये बताइए कि अभी जिस तरह पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने आपको पाकिस्तान की जो कौमी खवातीन फुटबॉल टीम है उसके साथ खेलने की एक दावत भी दी है, तो उससे पहले आप सऊदी अरब और तुर्की के दौरे के लिए पाकिस्तान ट्रेनिंग कैंप को आपने ज्वाइन किया. इज दैट लाइक उसमें क्या आपको मुश्किलात मिली, आपको पाकिस्तान की जो हमारी क्या ऑफर हुई, किस तरह उसको परसू कर रही हैं? पहले शुरू हुआ था ऐसे इनवाइट फॉर ट्रेनिंग ओनली बिकॉज आई जस्ट केम आउट ऑफ अदर कंट्री. इधर हमारी लड़कियां सऊदी अरब गई हैं. अब मेरा टीम के साथ इस दफ़ा नहीं गई क्योंकि इधर पाकिस्तान पेपर्स का थोड़ा सा मसला था, नाइको वगैरह का थोड़ा सा टाइम लग गया था. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टूर्नामेंट में मैं इंशाल्लाह शामिल होंगी. और पाकिस्तान की टीम अब गई भी है सऊदी अरब, वहाँ पे टूर्नामेंट हो रही है और माशाल्लाह से पहले गेम जीते हैं वो. सो इट्स गोइंग रियली वेल. लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टूर्नामेंट में मैं शामिल होंगी क्योंकि ओके. तो कायनात अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताओ, क्या फ्यूचर प्लान? मेरा फ्यूचर कंसिडर्स ऑब्वियसली फुटबॉल मैचेस में मैं हाई हूँ. पाकिस्तान की टीम में भी खेलूँ. आई हैव द चॉइस टू प्ले इन नेदरलैंड और पाकिस्तान, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि पाकिस्तान का नाम मैं रोशन करूँ. अरे वाह वाह जबरदस्त. दैट्स माय प्रेफरेंस. एंड कोचिंग, मैं चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में एक ऐसा माहौल बने कि वहाँ पे लड़कियाँ और ज़्यादातर लड़कियाँ वैसे सेफ इन्वायरमेंट में स्पोर्ट्स करें, उनके लिए फैसिलिटीज़ आए. कोचेस में भी जैसे हमारा फाउंडेशन के कोचेस वो पाकिस्तान आए ताकि वहाँ पे भी इधर ग्रो हुए लड़कियों की फुटबॉल और स्पोर्ट्स. सो डू यू थिंक कि वहाँ के कोचेस यहाँ पर आ सकते हैं, कोई तरह का कोलैबोरेशन हो सकता है फ्यूचर में? ऑफ कोर्स, स्पेशली विद द फाउंडेशन, क्योंकि हमारा काम हॉलैंड में ये है कि हम दूसरे फाउंडेशन से कोलैबोरेशन करते हैं. Alright. तो दे आर रियली ओपन टू एंड विलिंग टू हेल्प टू लाइक कोलैबोरेट विद other you know. So obviously they want to work with the government if they're down for it, क्योंकि उनको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान की लड़कियां भी स्पोर्ट्स करें. या फिर डायरेक्टली किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी, क्लब के साथ भी डायरेक्टली वो कर सकते हैं काम. क्योंकि जो रिचर्ड क्राइचक है खुद जिसने ये फाउंडेशन स्टार्ट किया, बहुत बड़ी बिलियंस की फाउंडेशन है, वो हमारा दोस्त बन गया हमारे घर में ना. वो दफ़ा हमारा घर खाना भी खाना खाया आ रहा है. उसको स्पारियाँ भी बहुत पसंद है. ही इज लाइक द मैन. स्पारियाँ. सो व्हेन आई गो बैक मैंने बहुत सारी स्पारियाँ भी लेके जानी है रिचर्ड के लिए. ही इज अ वर्ल्ड फेमस टेनिसर of Holland, like, but he's a good friend of ours and he really respects our culture, so he's really down for the collaboration. चलिए कायनात, आपको हम भी बहुत सारी सुपारियाँ देंगे तो फिर आप भेजेंगे ताकि आप उनके लिए गिफ्ट लेके जाएं. बिल्कुल आप जो गिफ्ट लेके जाएं उसमें हमारा भी हिस्सा हो. कायनात बुखारी. यस जी. एनीथिंग एल्स? अभी कुछ आप ब्रेक ले रहे हैं? यस. अच्छा ब्रेक ले रहे हैं. ब्रेक में जाने से पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि कायनात कितना लाहौर को एक्सप्लोर किया या अभी एक्सप्लोर कर रहे हो, बिकॉज आपने बताया कि आप वेकेशंस के लिए लाहौर आई हुई हैं. जी मैं वेकेशन के लिए आई हुई हूँ. काफ़ी मेरे वीक्स बहुत फिल थे प्रोग्राम्स के साथ और इंटरव्यूज के साथ, तो अभी मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया. मैं बादशाही मस्जिद गई हूँ जी, बट आई हैवंट एक्सप्लोर्ड मच येट. सो आई विल टेक यू टू. अभी कितनी छुट्टियां बाकी हैं आपकी? 1 वीक. 1 वीक. ओके. और ये आपका इससे पहले कब चक्कर लगा था पाकिस्तान? 5 years ago. वो भी कोई वीक्स के लिए था. ओके. तो इंशाल्लाह मैं Are you liking it here in Pakistan? I like it. Yeah, it's really historical. I like it. I like it's What do you like the most here in Pakistan? And if I talk about Lahore, it's easy. Come on. The food. The food. Yeah, मैं food की तरफ ही आ रहा था. हिना ने अपनी बर्थडे की पार्टी अभी थ्रो करनी है, तो हम चाहेंगे कि आप भी आए. तो हिना आप इनविटेशन तो इसी बहाने वो इसी एक हफ्ते में हो जाएगी, वरना तो शायद पता नहीं कब होगी. इंशाल्लाह. खुशी देखिए. खुशी इंशाल्लाह. हम अपने डिजिट्स अभी एक्सचेंज कर लेते हैं और मैं कायनात को लेकर जाऊंगी. आप लोग आराम से लेकर जाऊंगी. Thank you so much. I would love. I'll host her here in Lahore. हाँ बिल्कुल टीम के साथ. बिल्कुल बड़ा अच्छा लगेगा. कायनात बुखारी, thank you very much. Lots of prayers for you and good luck. Thank you so much. Thank you very much. Thank you कायनात. नाज़रीन अभी ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद वापस आएंगे. स्पोर्ट्स की ही बात करेंगे, लेकिन इंग्लैंड के बाद न्यूजीलैंड ने भी पाकिस्तान को हरा दिया और पाकिस्तान की जो सीरीज थी यस इस पर हम तफसील से बात करेंगे. एक ब्रेक के बाद वापस साहब हमारे साथ होंगे. यहाँ लेते हैं एक ब्रेक. हाजिर होंगे ब्रेक के बाद. We are right back after the break. आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान. सुबह की हर बात और अब बात करेंगे स्पोर्ट्स की. और इस पर बात करने आज के लिए हिना हमारी ग्रीन टीम को बहुत सपोर्ट कर रही हैं और मैं इस जज्बे को सलाम. हिना इस जज्बे को सलाम. तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है. इंग्लैंड की टीम जब आई थी तो उसके बाद भी हमने यही बोला था. अब न्यूजीलैंड की टीम से भी हारने के बाद हम पाकिस्तानी टीम को यही बोलेंगे, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है. बिल्कुल. और इस पर बात इंग्लैंड के बाद न्यूजीलैंड ने भी जनाब पाकिस्तान को हरा दिया और पाकिस्तान की जो सीरीज है हारने की बुनियादी वजह क्या
बनी, नाकिस कप्तानी या फिर नाकिस फील्डिंग, इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया। इस पर रोशनी डालेंगे इरफान रोशनी जी जी आपका तज्जिया क्या कहता है? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। इरफान साहब बहुत सैड आज लग रहे हैं, आज वो वाली वाइब नहीं आ रही जो हैप्पी एक वाइब, और वो आते ही फील आती है ना कि हैप्पीनेस ऑल ओवर। कैसी अब हारने के बाद ऐसी आर यू सैड इरफान साहब? या ऑफ कोर्स आप क्रिकेट लवर के तौर पे अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी सैड है। आपने जो क्वेश्चन किया हार की रीज़न, कई रीजंस आपको नज़र आएंगी। तीसरा मैच हमारे टोटल कंट्रोल में था। अगर हम शुरू में बात करें तो जब फ़खर ने सेंचुरी की तो उन्होंने एक्सेलरेट करना था, हिटिंग की तरफ जाना था, बट हमने देखा कि पुअर रन उनका रन लेते हुए वो रन आउट हो गए। लेथार्जिक किस्म की अप्रोच थी। फिर इसी तरह फिर थोड़ा आपकी एक आरिफ सलमान की और हारिस सुहेल की पार्टनरशिप डेवलप हुई। हमें लग रहा था कि 300 इजीली पाकिस्तान कर पाएगा। हारिस सुहेल का भी उसी तरह का कैजुअल रनिंग कहना चाहिए, वो रन आउट हो गए। ये दो चीज़ें मेरा ख्याल है पाकिस्तान को बैटिंग में जिसने डेंट किया। फिर एक नसीम शाह का ना होना, इसने बहुत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि आपने देखा जैसे शहीन शाह के बाद नसीम शाह ग्रेजुअली इंप्रूव करते चले जा रहे थे और बड़ी खूबसूरत बॉलिंग कर रहे थे। और दोनों मैचेस के अंदर अभी तक भी सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर इस सीरीज़ के अंदर वही हैं। उन्होंने 8 खिलाड़ी आउट किए थे, तो बट वो नहीं खेले इंजरी की बायस। उनकी जगह हसनैन आए, बट हसनैन ने उस तरह डिलीवर नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि अगर नसीम शाह होते तो पाकिस्तान ईजिली इस मैच को अपने नाम कर लेता। खैर नेवरदलेस आपकी बाकी टीम सारी थी। फिर अगर जो आपके क्वेश्चन का पार्ट था कि पुअर कैप्टनसी या नाकस फील्डिंग, पहले फील्डिंग की अगर बात कर ले तो बड़े इजीली हमने कुछ कैचेस हमने ड्रॉप किए। सेकंड मैच में भी ऐसे ही हमने देखा। बड़ा क्रूशल था, ग्लेन फिलिप की इनिंग्स थी। जो डिसाइडर था, जो पूरा गेम को चेंज किया, वो फिलिप की इनिंग्स थी। उन्होंने 42 बॉल्स पे 63 रन स्कोर किए और 150 के स्ट्राइक रेट के साथ 4 चौके 4 छक्के लगाए। वो बहुत बड़ा एक डिफरेंस आया, क्योंकि छठे नंबर पे आए। नॉर्मली इस नंबर पे आके बैट्समैन इस तरह की इनिंग्स हम नहीं देखते। और उनका कैच मोहम्मद रिजवान ने ड्रॉप कर दिया। इजी कैच था जो कीपर नॉर्मली लेते हैं, वो कॉस्ट किया। फिर फिलिप की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। जिस तरह की उन्होंने आते साथ हिटिंग की, स्पिनर को भी, फास्ट बॉलर को भी। ये हम हर मैच में, आपको याद होगा वर्ल्ड कप से बात करते चले जा रहे हैं कि इंटेंट मैटर करती है, अग्रेसिव अप्रोच मैटर करती है। और फिलिप ने आते साथ ही जब देखा कि टीम नीचे जा रही है तो उसने काउंटर अटैक किया और अटैक करके सिंगल हैंडली वो फिर गेम को अवे ले गया। फिर कैप्टनसी की बात करें तो बाबर के पास हमेशा जब अटैक किया जाता है तो कोई प्लान नहीं होता। उसको नहीं पता चलता कि किस बैट्समैन के लिए कौन सा बॉलर लगाना है, फील्ड प्लेसिंग क्या करनी है, और वही हमें कॉस्ट कर गया। तो ये मेरा ख्याल है आपको बैट्समैन की वीकनेस के ऊपर काम करना चाहिए। आप ओपनली डाटा एनालिस्ट आपके साथ होते हैं, आपको बताते हैं, सारी चीज़ें देखी जा रही होती हैं, बट आप कई दफ़ा हमें बड़ा क्लियर नजर आता है, एविडेंट होता है कि आप एक ही अप्रोच के साथ आते हो, अच्छा ये ओवर इसको दे दो, ये इसको दे दो। और आपके होम ग्राउंड पे, आपके होम ग्राउंड पे, आपके साउंड ग्राउंड, दैट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। इंग्लैंड के बाद न्यूजीलैंड भी आपको बाबर आजम का क्या बनेगा, मैं तो ये सोच के अच्छा इरफान शेख साहब, अक्सर आप जब ये सीरीज स्टार्ट हुई तो आपने कहा कि ये बड़ा एक इम्तिहान है बाबर की कप्तानी के लिए। बिल्कुल। तो अब वनडे सीरीज के हारने के बाद आपको खतरे में लग रही है उनकी कप्तानी? टेस्ट में तो जिस तरह सरफराज ने आके 335 रन किए 2 मैचेस के अंदर, मैन ऑफ सीरीज भी रहे, वो तो एक रिटर्न ऑन द वॉल नजर आ रहा है कि सरफराज को टेस्ट की कैप्टनसी दी जा रही है। अब बात ये हो रही है कि ओडीआई और T20 की कैप्टनसी का क्या करना है। शान मसूद को उन्होंने वाइस कैप्टन बना के मैसेज दिया कि इसको बनाया जाए। पहले 1-2 मैचेस में खिलाया नहीं, जब खिलाया तो वो 0 पे आउट हो गए। तो उसमें अब शादाब की फिटनेस को भी देखना पड़ेगा। मुझे लगता है, जहाँ तक मेरे ज़राए के मुताबिक, कि शायद बाबर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए सिर्फ T20 की कैप्टनसी के लिए। और ओडीआई के लिए अभी डिस्कशन जारी है कि ओडीआई में या शादाब को दिया जाए या शान मसूद को दिया जाए। हमारे तीनों फॉर्मेट्स में डिफरेंट कैप्टन्स हो, अभी प्लान यही चल रहा है। लेकिन आप किसको, आपके फेवरेट कौन है? देखिए इसमें मेरी अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू पूछे तो मेरा तो मानना ये है कि पाकिस्तान में शायद 3 कैप्टन चलना मुश्किल हो जाएगा। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जैसे आप कंट्री में तो आप चला सकते हो, इधर नहीं हो सकता। अगर आप पूरा अपने सर्किट में देखेंगे तो आपके पास एज ए कैप्टन जो प्रिपेयर कमोडिटी है वो सिर्फ सरफराज है जी। अगर तो आपको लगता है, क्योंकि अभी 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी आ रहा है भारत के अंदर, नवंबर में आ रहा है, हार्डली आपके पास 7-8 मंथ है। अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाह रहे तो सरफराज की मुझे लगता है 2 साल की क्रिकेट अभी बाकी है, तो आप सरफराज को रन दे सकते हो कि आप टेस्ट की नहीं, T20 के लिए तो आप यंगस्टर को आप तैयार कर लें, तो आप दे के तो उसके साथ अपना ये टाइम गुजार सकते हो। साथ आप अपना फ्यूचर कैप्टन देख लें, जो कि मेरी नज़र में शादाब आपका बनता है, शादाब या शहीन शाह अफरीदी। अब मसला ये है कि
कैप्टन आपका वो बनता है जिसकी टीम में भी जगह बने और जिसकी फिटनेस के मसाइल भी हों। शादाब को हम देख रहे हैं 2 साल से कंटिन्यूसली वो एक सीरीज़ खेलते हैं, फिर बाहर होते हैं, 2 मैचेस खेलते हैं, फिर बाहर हो रहे हैं, तो उनकी फिटनेस ठीक नहीं आ रही। इसी तरह शहनशाह अफरीदी भी हम देख रहे हैं कि 1 साल से वो टीम का परमानेंट मेंबर नहीं है, सिर्फ वर्ल्ड कप खेले, फाइनल में उनका दोबारा इंजर्ड होना हमें वर्ल्ड कप कॉस्ट कर गया। तो ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल बहुत मैटर करती हैं। तो अगर आपका कैप्टन जो है वो फिट है, सारे मैचेस खेल रहा है, उसकी कोई इंजरी प्रॉन नहीं है, शादाब और शाहीन के बाद क्या ऑप्शन रह जाती है? अगर उसके अलावा तो ऑब्वियसली फिर आपको फिर रिजवान और शान और इनकी तरफ जाएंगे, बट ये इनकी जो परफॉर्मेंस है वो इस लेवल की नहीं है कि उनको आप एज ए कैप्टन देखें। कैप्टन ले सकते क्योंकि आपका मैंने जिस तरह पहले कहा कि आपको उसका प्लेयर का टीम में होना भी लाजमी है ना। सरफराज को आपको याद होगा कैप्टनशिप पे तो कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा था। बिल्कुल उस पर क्वेश्चन क्या आया कि उनकी अपनी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हुई और आपकी कप्तानी में तो हमारी अचीवमेंट्स। और इरफान साहब, आपको ये नहीं लगता कि जब आप कैप्टन बना देते हैं किसी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है और बहुत कम लोग उस कैप्टेंसी का प्रेशर ले सकते हैं और अच्छे से हैंडल कर सकते हैं? बहुत ज्यादा इसकी हमारे पास प्रेसिडेंट्स अवेलेबल हैं। जैसे सबसे ज़्यादा हम तेंदुलकर की एग्जांपल देते हैं कि दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट बैटर 99 सेंचुरीज, और लेकिन कैप्टन वो बहुत पुअर थे। फिर इसी तरह हमारे पास मोहम्मद यूसुफ की मिसाल आती, बड़े अच्छे बैट थे, कैप्टन अच्छे नहीं थे। और मल्टीपल आप अगर एग्जांपल देखना चाहेंगे तो दुनिया के अंदर बेतहाशा ऐसी एग्जांपल आपको मिलेंगी। जब उनको कैप्टन के रोल में दिया गया तो वो नहीं कर पाए। विराट कोहली की इवन मिसाल दे ले, बिल्कुल उनकी वो परफॉर्मेंस उस तरह नहीं रही, 2-2.5 साल वो सेंचुरी नहीं कर पाए। तो ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हैं, ये बहुत कम ब्रेन होते हैं। इसीलिए कहते हैं लीडर हमेशा जो होते हैं वो बाय बॉर्न होते हैं, बाय बर्थ होते हैं, उनके अंदर ऑलरेडी कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं कि वो उसको लेके चलते हैं। अब लेट्स सी कि टीम में क्या चेंजेस। अभी तो मेरा ख्याल है ये जो आपका शुरू में क्वेश्चन था कि किसकी तरफ देखेंगे, ये सारा डिपेंडेंट होगा आपका पीएसएल की परफॉर्मेंस के ऊपर। पीएसएल में ये देखा जाएगा, गेज किया जाएगा लड़कों को, प्लेयर्स को, और क्योंकि अभी 1 मंथ कोई क्रिकेट भी नहीं है उसके अलावा जी, अभी सब तमाम प्लेयर डिफरेंट जगहों के लिए पीएसएल के बाद, यस पीएसएल के बाद ये सारी चीजों को किया जाएगा। इरफान साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपसे भी इजाजत लेने का वक्त हो गया, ख्याल रखिए अपना, कल मुलाकात होगी आपसे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय 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 बाय।